नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अतवर्यु और अगले 2.5 घंटे में हम आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे और उसी के साथ कौन से बड़े ट्रिगर्स और क्यूज होंगे उस पर भी हम नजर डालेंगे और आपके लिए सटीक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज सुबह की 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स पर फोकस करेंगे और उसमें सबसे पहले नजर डालेंगे अमेरिकी बाजारों पर। अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद होते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी में थोड़े से कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं 24,450 के पास। लेकिन याद रखें, कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी भारतीय बाजारों में दिखी थी और कल भी अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी दिखी। यूएस फेड का फैसला आज आता हुआ नजर आएगा। 2 दिनों की बैठक आज खत्म होगी। ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट घटने का अनुमान है। याद रखें, सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था और इस हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का अनुमान लगाया जा रहा है। नतीजों की बात करें तो M&M और ट्रेंड के नतीजे निफ्टी कंपनियों में आज आएंगे और वायदा बाजार में कमिंस, एस्ट्रल, सेल, लुपिन, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा ये कुछ कंपनियां हैं जिसके नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। इसी के साथ नीवा बूपा का आईपीओ आज से खुलेगा। स्विगी और एक्मे का आईपीओ, याद रखें आज दूसरा दिन होगा स्विगी और एक्मे के आईपीओ का, लेकिन सुस्त रिस्पांस दिखा दोनों ही आईपीओ पर। याद रखें, स्विगी दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा इस साल का ह्यूंडई के बाद, लेकिन दोनों ही प्राइमरी मार्केट एक्शन काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। तो ये थे कुछ बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी की हमने अभी बात की, 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखी है और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार दिखा है आज सुबह। कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं जापानीज़ मार्केट की बात करें तो निकाय में करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजारों से भी संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखिए, चीन के बाजार ऊपर सबकी नज़र रहेगी। स्टिमुलस मेजर्स के अनाउंसमेंट्स कल सुबह आते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते मेटल शेयरों पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ट्रंप की जीत के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी अमेरिकी बाजारों में दिखी। सभी इंडिसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स की बात करें तो 1500 अंकों की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। नैस्डैक और S&P 500 में भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी एक्शन था और टेस्ला के शेयर में करीब 15% की तेज़ी कल दिखी। तो अमेरिकी बाज़ारों में अच्छा एक्शन। और अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह भी अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स 2.5% ऊपर, डाउ जोन्स फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन कल अमेरिकी बाजार में अच्छा एक्शन था। यूएस फेड रिजर्व की बैठक हो रही है आज शाम को, उसका आउटकम निकल कर आएगा। 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल, इनकी क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी नजर रहेगी। इसी के साथ ट्रंप की जीत के चलते यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी तेजी दिखी है। 10 साल की ऊंचाई पर, 4 महीने की ऊंचाई पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 4.479% पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन दिखा है। ब्रेंट क्रूड और सोने चांदी पर नज़र डाल लेते हैं। याद रखिए, डॉलर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी के चलते सोने और चांदी की चमक थोड़ी सी फीकी होती हुई नजर आई। सोने की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की गिरावट दिखी, $2,650 पर आउंस के आसपास सोना।
वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट दिखी, करीब 4.5 से 5% की गिरावट। तो प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर छोटे दायरे में कारोबार था, करीब $75 पर बैरल के आसपास। वही बेस मेटल्स की बात करें तो याद रखें लेड में 1% की तेजी दिखी, लेकिन जिंक और कॉपर यहाँ पर 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। लेकिन आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, सब कुछ बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर नज़र डालेंगे। कल फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली की। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड अब बड़े ट्रिगर्स खत्म होने शुरू हो चुके हैं? कल इलेक्शन हो गया, अभी फेडरल रिजर्व का आउटकम भी आता हुआ नजर आएगा, तो FIIs और DIIs की कैसी रणनीति होगी और उसके चलते हमारे बाजारों पर क्या इम्पैक्ट होगा? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, FIIs और DIIs की तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन उससे पहले कल जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उसके मायने और आज गिफ्ट निफ्टी 115 पॉइंट नीचे क्यों है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत थी। मार्केट आपको पता है कि थोड़ा फ्यूचर एक डिस्काउंट करने की मशीन है। जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत या उसके लास्ट फेज़ की वोटिंग पड़ रही थी और जीत के धीरे धीरे करके कैलकुलेशंस हो रही थी, तो मार्केट ने अपने शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर को दबाया। ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी पर करीब 250 पॉइंट कल की, और उससे पहले भी करीब 200 पॉइंट था। तो 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर आई। ना केवल हमने 23,800 को बचाया, बल्कि 24,200 के ऊपर आके क्लोज किया। और पूरी एक जर्नी होती है शॉर्ट कवरिंग की, जिसको हम 24,500 पे आके रुक गए हैं। कल की आप क्लोजिंग देखोगे 484 की है, कल का हाई लगा 532 का, एवरेज में 500 ही पकड़ लेता हूँ। तो कल आपकी शॉर्ट कवरिंग का जो पूरा ट्रिगर है वो मार्केट ने पूरा किया। ये निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, वो 0.61% से है। कल आपको ध्यान होगा, मैंने इसी चीज़ पे एक और जो नोटिस भी कराया था कि हम लो ओपन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब नए लोग आ नहीं रहे, लेकिन पुराने लोग जिन्होंने सिस्टम में शॉर्ट्स किया है वो थोड़े सिस्टम से बाहर हुए हैं, इसलिए सिस्टम अभी भी काफ़ी लाइट है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मायने क्या? देखिए, शपथ ग्रहण आज नहीं हो रहा, शपथ ग्रहण जैन में जाके होगा। अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर से लेके जैन तक का एक बड़ा पीरियड है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा एक पूरा क्वार्टर है, जो कि अभी मार्केट को बिना प्रेसिडेंट के ओथ के चलना है। पहला पॉइंट, कोई भी प्रेसिडेंट बड़ा फैसला लेगा तो पहले वो ओथ लेगा, उसके बाद वो बड़े फैसले लेगा। उससे पहले कम से कम बड़े फैसले नहीं लेगा, भले बात कितनी ही क्यों ना हो रही हो। दूसरा पॉइंट, इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से, वैसे देखा जाए तो हम डायरेक्टली तो रिलेटेड है ही नहीं, इनडायरेक्टली है। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ये कैलकुलेशंस हैं कि इससे पहले शॉर्ट कवरिंग करके डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट किया। जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कंप्लीट हुआ, 23,800 से 24,500 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 700 पॉइंट निफ्टी का चलना, सेम विद द बैंक निफ्टी का भी चलना, यहीं पे आके शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खत्म होता है। तो अब आपको यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या तो बाजार यहीं ठहरेगा। मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी दिखाते हुए आपको प्रॉफिट बुकिंग की तस्वीर ऊपर ही दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे, जो देश के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, वहाँ के फ्यूचर्स अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन और देशों के अंदर, अगर आप कल जर्मनी का बाजार या यूरोपियन बाजार देखेंगे, या सुबह भी एशियन मार्केट्स देखेंगे, जिसका डायरेक्ट सरोकार नहीं है, वो सब के सब बाजार थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये बात समझनी होती है कि इवेंट है, और इवेंट एक चीज़ को ट्रिगर कराता है, ट्रिगर कराने के बाद उसकी एक मर्यादा है, उस चीज़ को ख़त्म भी करता है। अब आप सारी ज़िंदगी डोनाल्ड ट्रंप की खुशियाँ नहीं मनाएंगे। आपने दिवाली भी एक ही दिन मनाते हैं, दिवाली भी 6 दिन नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एपिसोड वो कल के नंबर्स के साथ ही मार्केट ने भुला दिया। आज गिफ्ट निफ्टी भले ही 100 पॉइंट भी ऊपर होता ना, अगर ऊपर भी होता
तब भी हम ये बात बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाले एपिसोड को भूल जाओ, आज आपको फेड की पॉलिसी के एपिसोड के अंदर उतरना पड़ेगा। मार्केट फ्यूचरिस्टिक मशीन है, वो पीछे की चीज़ों का पोस्टमार्टम नहीं करता, आगे की चीज़ का डायग्नोस्टिक करता है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 मिनट लेके ये जरा डोनाल्ड ट्रंप का एपिसोड और साथ ही जो ऊपर गिफ्ट निफ्टी नीचे आ रहा है इसकी वजह थोड़ी कैलकुलेट करके आपके सामने रखी। ध्यान रखा जाए सेक्टोरियल चर्निंग, सेक्टर स्पेसिफिक काम होना, बयानबाजी पे मार्केट का रिएक्शन आना। डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, खासकर बिजनेस जर्नलिस्ट को, कि वो क्या बोल रहे हैं। वो अमूमन रात को 11:30 बजे के बाद बोलेंगे, सुबह आपको पता लगेगा अच्छा ये बात उन्होंने बोली है, तैयार हो जाओ रिएक्शंस के लिए। तो ये अब आपका रोज का काम हो सकता है। तो ये कुछ डोनाल्ड ट्रंप और उसका कैलकुलेशंस था। अब आपने एफआईज वाला जो क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर आता हूँ। देखिए एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। आशीषा, आप सुबह भी मैंने आपको फ़ोन करके बताया और कल भी आप थे हमारे साथ शो में, परसों भी थे, अब आप अमूमन रहते हो शो में, तो आपने बात सुनी होगी अच्छे से। हमने कहा था कि ग्लोबल मार्केट्स हमको चाहिए, प्लस एफआईज की होल्डिंग चाहिए, प्लस सेक्टोरियल चर्निंग चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अपफोल्ड होके आ गई, जैसे ट्रंप चाहिए था आ गया, फेड के बैठक से आपको ब्याज सुनना है अच्छा कि वो इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, वो भी शायद मिल जाएगा आज शाम को। लेकिन एक चीज़ नहीं आ रही है आपके पास, वो थोड़ा रूट के बैठ गया है, वो है थोड़ा एफआईज। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होने के बावजूद भी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कल भी अगर आप एफआईज का नंबर देखेंगे तो कैश में बिकवाली का नंबर आया, होल्डिंग में बिना किसी बदलाव का नंबर आया। तो ये चीज़ है कि आपके ट्रिगर बिना एफआईज के ट्रिगर लेस हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो वो एक मर्यादा में हो रहे हैं, नहीं तो यही ट्रिगर विद एफआईज कंबाइन होके आए, फिर आप देखो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी सौदे ढूंढने में और करने से। इतना तेज बाजार होगा, और बाजार एक बॉटम के पास ही खड़ा था, उसको एक पुल बैक का ट्रिगर चाहिए था, ट्रंप आए शॉर्ट कवरिंग करवा के सिस्टम में खत्म। अब नया ट्रिगर कैलकुलेशन हो, इसलिए एफआईज की रिक्वायरमेंट जस की तस बनी हुई है, उसमें बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चीज़ों के उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी है। आई रिपीट, एफआईज की होल्डिंग कितनी है एक बार मैं जरा आपको बता देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग है वो है करीब 26%, रिटेल की होल्डिंग है 66% लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस की होल्डिंग है 45% लॉन्ग साइड पे। तो बिना किसी बदलाव के ये तीनों के तीनों होल्डिंग्स एज इट इज़ है। और एक और चीज़ बता दूं, ये सिर्फ एफआईज ने अपनी होल्डिंग चेंज नहीं की, बल्कि रिटेल ने भी इस एग्रेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। रिटेल ने डिप में बॉट नहीं किया, ऊपर आने पे रिकवरी पे सेल नहीं किया, उसका माल एज इट इज़ पड़ा हुआ है। यही वजह है कि आप निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट देखते हो वो बहुत कम है, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है। चेंज इन ओआई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिनके पास है वो लेके ही बैठे हैं अभी माल, उनको लग रहा है कि अब जब इतना देख लिया तो थोड़ा और सही वाला मामला है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एफआईज के साथ जोड़ के आपको बताए, एंड आई होप सो कि आपको हमारा एनालिसिस ठीक लगता होगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इस एनालिसिस में और धार चाहिए, और क्लैरिटी चाहिए, और फैक्चुअल डाटा चाहिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपके पास मेरा ट्विटर हैंडल है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास व्हाट्सअप नंबर्स हैं, आप लिख के भेजिए, हम उसको जितना ठीक कर सकते हैं उतना ठीक कर देंगे। ऑलराइट, तो ये नज़रिया एफआईआईज और डीआईआईज की क्या पोजीशनिंग है और फिलहाल मार्केट पे एक ओवरऑल व्यू क्या रखना है, ये हमने समझा। पर डिम्पी, अब स्पेसिफिकली बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए काफ़ी एक अच्छा रीबाउंड पिछले 3 दिनों में दिखाया। आज जो गिफ्ट निफ्टी से हल्के कमज़ोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, कैसे देखें इसे और क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी 50 में? देखिए निफ्टी 50 के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए आईटी की कल लीडरशिप ने इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज़ कर रखा था, नहीं तो आप देख ही रहे थे बैंक निफ्टी साथ छोड़ रहा था। दूसरा पॉइंट फार्मास्यूटिकल्स, जो मैंने आपको दोनों सेक्टर्स बताए थे और दोनों ग्लोबल। आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 50% से ज़्यादा की बैलेंस शीट यूएस बेस्ड है, यानी उनके क्लाइंट यूएस के हैं। 50% बैलेंस शीट्स, तो उन पे असर नहीं आएगा तो किस पे असर आएगा? और वो दोनों मेजॉरिटी कंपनीज कहाँ से पढ़ती हैं? वो फार्मा से और आईटी से सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं। पढ़ने को तो टेक्सटाइल की कंपनीज भी हैं,
है ना। बट वेल्सपन जैसी बड़ी कंपनीज भी हैं जिनका यूएस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बट ठीक है, वो मैं एक मिनट के लिए उसको छोड़ भी देता हूँ, इतना बारीक भी नहीं देखेंगे। रफ अगर आप देखोगे तो आईटी और फार्मा है। और एक और चीज़, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी थोड़ा भी सुधार होगा, चाहे चाइना को स्टिमुलस दे के हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आना हो वापस मार्केट के अंदर, आपको मेटल्स के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। उसका ट्रिगर शायद कल आपको और दब जाएगा। कल परसों भी तेज़ी थी, तो अगले 2-4 दिन आप मेटल्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ग्लोबल तेज़ी आनी है तो कल और परसों से ही शुरू होती हुई दिखेगी आपको मेटल्स के साथ। तो ये तीनों सेक्टर्स में मैंने बैंक का नाम नहीं लिया, ये तीनों सेक्टर कोर सेक्टर हैं निफ्टी के, तो ये निफ्टी को थोड़ा और प्रोपेल कर सकते हैं। लेकिन कल जिस जगह पर आके निफ्टी ने क्लोज किया है, ये इसका बॉर्डर एरिया है। सृष्टि, कल आपको ध्यान होगा हमने आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हम फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी फायर है, बट निफ्टी फायर नहीं है। निफ्टी बहुत ही सोच समझ के अपनी कैलकुलेशंस को बिठाता है, और उसकी कैलकुलेशंस में क्योंकि सेक्टर्स ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। वो 50 भाइयों का बड़ा भाई है, और जबकि बैंक निफ्टी के भाई सिर्फ 12 हैं, तो उसको आसानी से संभाला जा सकता है। बट निफ्टी को संभालने के लिए सबका साथ, सबका विकास हमेशा चाहिए। तो इसलिए बैंक निफ्टी के तीन सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एंड मेटल्स, इन तीनों का बैक टू बैक आपको सपोर्ट चाहिए। ये वन डे एपिसोड होगा, तो बाजार ऑलरेडी जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच चुका है। आपको याद होगा 24,500 के लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमने बताई थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जब 24,000 पार हुआ था तो हमने ये बात भी बताई थी 24,200 बन गया, अब इसकी एक लेयर बन गई है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि आप मैक्सिमम समझो तो 24,500 तक जाओगे कवरिंग से। हर चीज़ की एक मर्यादा है। मैं सृष्टि आपसे दौड़ने के लिए कहूँ तो आप भी एक लेवल तक ही दौड़ पाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो और तेज़ दौड़ पाओगे, बट एक लेवल तक ही दौड़ पाओगे। ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है, वो एक लेवल तक ही आपको ला सकती है। वो लेवल ऑलरेडी कल हमने 24,500 के साथ अचीव किया। और अगर आप कल हमको गौर से सुनते होंगे तो हमने ये बात रखी थी कि अगर आपको प्रॉफिट्स बुकिंग करनी है तो भले अपनी प्रॉफिट बुकिंग को भी शुरुआत कर सकते हो, अगर आप धीरे धीरे करना चाहो तो। देखो, हर चीज़ का गाड़ी भी चलेगी ना, उसका अपने एक डेस्टिनेशन है कि यहाँ से लेके यहीं तक ही जाएगी। भले आगे और स्टेशंस भी है, लेकिन वो नहीं जाएगी, वो वहीं तक ही रुकेगी, क्योंकि उसके अंदर डीजल पेट्रोल, उसको मैंडेट इतना गाड़ी को चलने का दिया गया है। ऐसी शॉर्ट कवरिंग का मैंडेट 24,500 पे खत्म होता है। 24,500 पे कॉल राइटर्स हैं टिपिकली। इन राइटर्स को हटाने के लिए गैप चाहिए। गैप या तो गैप अप हो या तो गैप डाउन हो। अब जब गैप डाउन हो रहा है तो ये राइटर्स का प्रेशर बना रहेगा, तो आपको आज ऊपर उठने नहीं देगा। और अगर ये गैप अप हो जाता तो ट्रस्ट में आज आप 24,800 देख लेते अपनी स्क्रीन पर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बारीक नज़र से आप थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा बैक टेस्टेड होगा, तो आपको सब बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। अब आते हैं आज के लेवल्स पे। 24,200 बड़ी मेहनत के साथ मार्केट ने बनाया है। आई होप सो कि, वैसे तो मैं इतना विश्वास ही नहीं कर रहा कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से जो 115 पॉइंट दिख रहा हम ऐसे खुलेंगे, ये मेरा अपना कैलकुलेशंस है। लेकिन मान लेते हैं चलो ऐसे ही खुलते हैं, तब भी आपके पास 24,200 बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मेरे को नहीं लगता आज 24,200 हम खोने जा रहे हैं। 24,000 फिर आपका दूसरा सपोर्ट एरिया, पूरी सीरीज का भी रख सकते हो। टारगेट वापस से 24,500 का, ऊपर जाएगा तो 650 तक का है। तो टारगेट स्टॉप लॉस भी मैंने क्लियर कर दिया, 500, 650, स्टॉप लॉस भी क्लियर कर दिया 24,200, 24,000। इसके पीछे रीजनिंग आपको बता दी। एक पॉइंट मैं छोटा सा और बताना चाहूँगा, 2 दिन में जब ओपन इंटरेस्ट नहीं था तो आज भी आप ओपन इंटरेस्ट ज़रूर चेक करना। अगर 1 से 2% का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है और एक तरफा बन रहा है तो बाजार उसी तरफ ड्रैग करेगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर शॉर्ट की तरफ बनेगा तो शॉर्ट ड्रैग करता जाएगा, और अगर कवरिंग की तरफ बनेगा तो कवरिंग को भी ड्रैग करेगा। बट उसमें पावर चाहिए, पावर ओपन इंटरेस्ट से चेक हो जाएगी। वो आप 1.5 से 2% कम से कम देखना। 2% से नीचे अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो जो आज निफ्टी कर रहा है वो सिर्फ इमीडिएट रिएक्शन है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये रणनीति निफ्टी पर, लेकिन डिम्पी बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 1000 अंकों की तेजी यहाँ पर दिखी है। 52,300 के आसपास बैंक निफ्टी, यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने भी मेहनत तो की है, और मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक पॉइंट आपको और भी क्लियर किया कि बैंक निफ्टी के पास जो एक पेट्रोल डीजल या वो जो उसको एग्रेशन होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है। ये बैंक निफ्टी का नेचर है।
बैंक निफ्टी जब जाएगा नीचे तब भी बहुत, और जिस दिन ये नहीं करता ना उस दिन बैंक निफ्टी को आपको ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 52,000 का इंडेक्स 110 पॉइंट ही बढ़ा, और ये भी इवेंट क्लोज हो रहा था तब बढ़ा, वो भी तब जब फेड की बैठक का फैसला आना है तब बढ़ा। तो आपको तब डाउट करना चाहिए बैंक निफ्टी में जिस दिन ये 500 पॉइंट का ऊपर नीचे ना स्विंग करे, क्योंकि 500 पॉइंट यानी कि 1% की तो इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी है जो इसके साथ जुड़ के आती है, यानी कि उतार चढ़ाव जुड़ के आएगा वो 500 पॉइंट का। और जिस दिन ये नहीं करे उस दिन बैंक निफ्टी को, आपका बच्चा बहुत नटखट है, बहुत नटखट है, और एक दिन वो बिल्कुल मासूम सा घर में बैठा चुप करके आराम से बैठा हुआ है, किसी को छेड़ नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, तो आपको उस दिन उस बच्चे पे डाउट होता है कि आज क्या हो गया इसको, आज ये शरारत क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, जिस दिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चले ना उस दिन उसके डाटा को ज़्यादा गौर से देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया बैंक निफ्टी में कि ये शरारती और नटखट बच्चा बहुत आज शांति से बैठा है। उसके पीछे की वजह कल HDFC थी, उसके पीछे की वजह एक्सिस बैंक और काफ़ी हद तक बड़े प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन था। चार्ट दिखाना चाहें तो आप इंट्राडे दिखा दीजिए, आपको उनके चार्ट देख के बात समझ में आ जाएगी। कल पूरे दिन भर में वो बिल्कुल रूठे हुए, नाराज़ हुए बैठे रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई पार्टिसिपेशन में पार्ट नहीं बने। एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, भले सब आप दिखाना चाहें आप देख सकते हैं, आप एक जैसे कोटक, इंक्लूडिंग कोटक ऑल्सो। चलो ये तो वेटेज की बात हुई, फिर और क्या था, दूसरा पॉइंट था ओपन इंटरेस्ट। इसकी शॉर्ट कवरिंग आपको ध्यान है, हमने आपको 9% बताई थी, सृष्टि को तो अच्छे से याद होगा, हमने बताया था कि 9% फ्यूल खर्च करना पड़ गया हमको यहाँ तक आने में। तो शॉर्ट कवरिंग खर्च हुई है काफ़ी ज़्यादा। कल इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट तो जुड़ा बट इसके अंदर प्राइस एक्शन नहीं जुड़ा हुआ, और हाई प्रीमियम है, 350 पॉइंट का प्रीमियम सीरीज के ट्रांसफर होके मिलता है, ये प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूचर्स और स्पॉट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। दूसरा, इसका पुट कॉल रेशो कल 1 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो आज हालांकि ये कम हो गया है। तो सारी चीज़ें ये इंडिकेट करते हैं कि चर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो बैंकिंग के पास आता जरूर है और बैंकिंग करता भी है, बट वो 1 से 2 दिन के बाद नहीं कर पाएगा, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, वो उसने 2 दिन में करके दिखा दिया कल। इसलिए मेरे को बैंक निफ्टी पे भी अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। 52,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि काम करेगा। आई रिपीट माई लेवल्स, 24,800, 52,800, जब तक आप इन दोनों लेवल्स को नहीं देखोगे खतरा पूरी तरह से टला हुआ नहीं है। ये बात हमने कल भी आपको नोटिस करवाई थी, आज फिर से नोटिस करवा देते हैं। तो आपको शॉर्ट नहीं करना बल्कि किसी भी डिप को इस्तेमाल करना है। डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो वेट करना इन दोनों लेवल्स को पार करने की, और छोटे मोटे डिप में लैब ट्रेड जरूर करना। पिछले 2 दिन में हमने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोई आपको लैब ट्रेड से रुकवाने की, हमने तो खुल्लम खुल्ला कहा अब नहीं करोगे तो कब करोगे, कब करोगे वो सौदे, तो करो सौदे, मार्केट में ट्रेड करो। लेकिन अगर आज थोड़ा और डिप आ जाए फिर थोड़ा देख के करना कैलकुलेशंस। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मैं क्लियर कर देता हूँ, वो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं आगे, क्योंकि F&O बैन में भी कोई शेयर नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट, बड़ी हैरानी की बात है कि F&O बैन में कोई शेयर ही नहीं आ रहा। एक्सपायरी को ख़त्म हुए और सीरीज़ को शुरू हुए करीब से कम 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन में कोई शेयर F&O बैन में नहीं आया, ये भी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब किसी के पास एग्रेशन नहीं है, कोई अपनी लिमिट को पार नहीं कर रहा। लिमिट को पार करने भी तो बैन पे जाते हो ना आप, तो वो हो ही नहीं पार। देखो एक भी शेयर F&O बैन में नहीं आ रहा, बड़ी हैरानी की बात है। शिवांगी शारदा मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिखने लगी, और मेहमान धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, आपके सामने हम लेके आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस आप कैसे रीड कर रहे हैं? इवेंट धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, कल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इवेंट क्लोज हुआ, आज शाम को US फेड का फैसला आ जाएगा, और परसों यानी कि कल चाइना का स्टिमुलस भी आ जाएगा। तो 3 दिन 3 एपिसोड्स। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि कल काफ़ी एक अच्छा वॉलेटिलिटी के बाद हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आया है निफ्टी इंडेक्स पे, एंड सपोर्ट बेस बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि लोग कहीं ना कहीं बार्गेन बाइंग कर रहे हैं इन लेवल्स पे, जो कि एक अच्छी बात है। पेन पॉइंट जो है वो अब नजर आ रहा है कि खत्म होते हुए दिख रहा है, एंड 24,000
100 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इस समय इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट अप मूव 24,750 तक के लेवल्स के लिए, तो वहां तक हम प्ले आउट करें। ऑफ कोर्स आज एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी। कल के सेशन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने के बावजूद यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं आया, काफी रेंज बाउंड, काफी छोटे दायरे में कामकाज किया बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल पीएसयूज बैंक्स में स्ट्रेंथ अब बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भी हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक पीएसई सेक्टर और एज अ होल में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो वहां का भी कुछ एक इफेक्ट है। कहीं ना कहीं बजट का भी एक सेंटिमेंट्स ड्रॉ इन होना शुरू हो जाता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 53,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे, तो उसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें और 52,000 के एक सपोर्ट के साथ। ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम हुआ है, इंडिया विक्स हमने देखा है कि कूल ऑफ हुआ है और कहीं ना कहीं एक यूएस इलेक्शंस का जो एक अनसर्टनिटी था वो फैक्टर इन हो चुका है और ओवरऑल इन्वेस्टर्स काफी कंफर्टेबल है क्योंकि जो नए एडमिनिस्ट्रेशन है लोअर टैक्सेस और बैंकिंग रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए और रिस्ट्रिक्शंस जो थे बिजनेस पे वो भी ईज करने के लिए कर रहे हैं, तो ओवरऑल बूस्ट रहेगा यूएस इकोनॉमी पे और ग्रोथ पे। तो ओवरऑल हम अंडर परफॉर्म किए हैं एज कम्पेयर टू डाउ, बट अब बाइंग जो है वो फैक्टर इन होना शुरू हो गया है विच इंडिकेट्स कि अब पॉजिटिव नजर आएगा। दोनों ही इंडेक्स पे रखे और साथ ही निफ्टी बैंक पे खास तौर से बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की अभी शिवांगी राय दे रही है। पर शिवांगी, इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कहाँ पर आ रहे हैं आपके कॉल्स, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा मेटल स्पेस में से। हम देख रहे हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम पे काफी एक अच्छा एक्शन है और ये पूरे बाजार के करेक्टिव फेज में वॉलेटिलिटी में ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। तो अब जब बाजार सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है तो ये एक फ्रंट रनर्स में से एक होगा। क्लस्टर जोन्स को सरपास किया है स्टॉक ने और अपने प्रीवियस हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 255 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 240 के एक स्टॉप के साथ। राइट, तो मेटल स्पेस में नज़र रखनी है। नैल्को जो है पिकाती हुई शिवांगी की तरफ से, तो यहाँ पर आप फोकस रखिए। और कल भी हमने देखा था कि कई सारे मेटल काउंटर्स में एक अच्छी चमक थी और आज देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओवरनाइट थोड़ी उथल पुथल ज़रूर देखने को मिली है। पर मेटल स्पेस में से दिग्गज टाटा स्टील भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर नतीजे आए हैं। आइए समझते हैं इस बार क्या कुछ खास रहा नतीजों में। और अशेषा तो है ही जो कि हमारे साथ, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है। अशेषा, थोड़े सरप्राइजिंग नंबर्स आए हैं क्या टाटा स्टील की तरफ से? बिल्कुल, अनुमान से देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे टाटा स्टील के। सिक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा क्योंकि स्टील प्राइसेस घटे थे, तो सिक्वेंशियली नतीजे कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन अनुमान से देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी के एक्सपेंसेस घटे हैं। कोकिंग कोल जो मेन रॉ मटेरियल होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, उसके दाम घटे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के स्प्रेड्स और एबिटा पर टन पर इस तिमाही में दिखा। आंकड़ों की बात करें तो करीब 53,900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए और मार्जिन्स भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। 11.4% के मार्जिन्स कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किए हैं। याद रखें, वॉल्यूम्स कंपनी ने पहले ही रिपोर्ट कर दिए थे। करीब 3% का ग्रोथ इंडिया और यूरोपियन ऑपरेशंस में वॉल्यूम्स के फ्रंट पर कंपनी ने रिपोर्ट किया था। अभी यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो याद रखिए वहां पर दो बिजनेसेस है, यूके और नीदरलैंड्स, जहां पर ग्रीन स्टील के लिए ट्रांजिशन भी हो रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है एबिटा पर टन में। 3 क्वार्टर्स में लॉस कम हुए थे, लेकिन इस तिमाही में फिर एक बार घाटा बढ़ता हुआ नजर आया। तो एबिटा पर टन की बात करें तो $73 पर टन का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो आज कॉल होगा 12 बजे और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है इसको लेकर, यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसी के साथ डेट की भी बात कर लेते हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पर नेट डेट बढ़ती हुई नजर आई। करीब 7.5 से 8% की बढ़त दिखी। 88,880 करोड़ के आसपास कंपनी की नेट डेट। लेकिन याद रखिए स्टील इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इस इंडिया में।
चाइना और कोरिया से, तो उस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, कैपेक्स प्लान्स को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर भी मैनेजमेंट कॉन कॉल से स्ट्रीट की नज़र रहेगी। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। शिवांगी, आपसे पूछना चाहूँगी, अभी अभी आपने नैल्को पर खरीदारी की राय दी, लेकिन टाटा स्टील इस स्टॉक पर क्या राय होगी? मेटल स्पेस में काफी अच्छा एक्शन रहा है, और जैसे आपने कहा कि ओवरऑल कहीं ना कहीं ये मार्केट के ड्राइवर्स रहे हैं पिछले 2 सेशन से। स्पेसिफिकली अगर हम टाटा स्टील की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक में एक लोअर जोन से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। ये एक क्लासिक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है डेली फ्रेम में अगर हम देखें, और वीकली बेसिस पे भी एग्जैक्टली अपने पिछले सपोर्ट यानी कि अगस्त के ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए घूमा है ये स्टॉक। अब कंसर्न ये है कि यहाँ पे एक नेगेशन जरूर हुआ है लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन को वीकली बेसिस पे, पर डेली फ्रेम में एक फॉलो अप अभी भी मिसिंग है थोड़ा। सो ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर हम 3 से 4 हफ्ते के लिए अगर इसको देखें तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट इमीडिएट 1 या 2 सेशंस में हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो ये राय रहेगी, नवंबर सीरीज में डेफिनेटली हम इसको रडार पे रख सकते हैं। 160 और फिर 165 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 150 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें। सपोर्ट 160 से 165 तक के लेवल्स टाटा स्टील पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन निफ्टी कंपनियों में टाटा स्टील ही नहीं, अपोलो हॉस्पिटल्स के भी नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे और अनुमान से देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते अनुमान से बेहतर नतीजे अपोलो हॉस्पिटल्स ने दिखाए हैं? डेफिनेटली आशीषा, तो हमने आपको पहले ही कहा था कि देखिए अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। सीजनलिटी अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा प्ले था इस क्वार्टर में, क्योंकि सीजनली अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर हॉस्पिटल सेक्टर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो एक सबसे बड़ा चीज़ थी जिसकी वजह से ओवरऑल नतीजों को सपोर्ट मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी से भी आगे बढ़ के कंपनी ने परफॉर्म किया है। खासकर आप देखिए रेवेन्यू 15.5% बढ़े हैं, मुनाफा 379 करोड़ पे आया है, 356 करोड़ का हमारा अनुमान था। मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर ये बढ़ते जा रहे हैं, अब तो 14.6% पे आ चुके हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 12.9% पे थे, तो वहाँ से 14.6%, माफ़ कीजिएगा, हमारा अनुमान 13.6% का था। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं और अक्रॉस सेगमेंट कंपनी के नतीजे खासकर अच्छे रहे हैं। अपोलो हेल्थ को आप देखिएगा, वहाँ पे कंपनी ने 52 करोड़ रुपीज़ का एबिटा किया है और यहाँ लोग मान रहे थे कि शायद उतना एबिटा नहीं आएगा, यानी कि जो फार्मेसी डिवीज़न है वहाँ पे। इसके अलावा इस कंपनी ने कहा था कि अपोलो 24/7 का ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको 1000 करोड़ के रुपए के आसपास लेके जाएंगे। वो अगले 6 क्वार्टर में लेके जाने की बात कर रहे थे। ऑलरेडी ये 757 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। वहीं AHL का एबिटा भी अगर आप देखेंगे तो 41 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो सेगमेंटल परफॉर्मेंस जो है कंपनी का काफ़ी बेहतर रहा है। आरपॉप में बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी लेवल भी अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। पिछले बार 68 था, अब ये बढ़ के 73 के आसपास आ चुका है। तो हर पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे अच्छे हैं और मार्जिन्स लगातार कंपनी सुधार करते जा रही है। तो जाहिर सी बात है हर पैमाने पर नतीजे अच्छे हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि नंबर्स बेटर होंगे। क्या वरुण, ये नतीजों पे हमें विस्तार से बताने के लिए कि कैसे देखने को मिले नतीजे, और वरुण हाईलाइट भी कर रहे हैं कि नतीजों से पहले ही क्या कुछ फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए, ये भी उन्होंने बताया था। ये भी बताया था कि सीजनैलिटी का असर जो है अपोलो हॉस्पिटल्स पे भी दिखेगा। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद है और ठीक देखिए उससे भी बेहतर नतीजे ही आए। शिवांगी, एक बार आपसे अपोलो हॉस्पिटल्स पे लेवल जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल स्पेस में काफ़ी एक्शन है। अपोलो के ठीक पहले, एक दिन पहले मैक्स हेल्थ केयर के जब नंबर्स आए तो देखिए अब ये स्टॉक में क्या उछाल देखने को मिला। अच्छे नतीजे तो थे ही, फिर से अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है। क्या अपोलो हॉस्पिटल्स में भी कुछ ऐसे ही एक्शन की उम्मीद करे शिवांगी? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर हम देखें यहाँ पे फार्मा से ज्यादा डायग्नोस्टिक स्पेस या फिर हॉस्पिटल स्पेस में एक ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन और एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरी नजर यहाँ पे हावेवर इप्का लैब अपोलो हॉस्पिटल दोनों में है। अपोलो हॉस्पिटल काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इंट्राडे स्विंग्स काफी देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें भी एक अच्छी टर्न अराउंड देखने को मिली है, बट थोड़ी बहुत स्विंग्स इसमें रहेगी।
कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इप्का लैब काफी स्टेबल है, कंसोलिडेटिव फेज में कामकाज किया है इसने डेली बेसिस पे और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन में कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल बेसिस पे अपवर्ड मूव हो रहा है, हालांकि स्लो यहाँ भी है एक ट्रेजेक्ट्री। बट मेरा यहाँ पे थोड़ा टिल्ट रहेगा टुवर्ड्स इप्का लैब इस पूरे स्पेस में। तो इसको आप जरूर नजर रखें, रडार पे रखें। 1050 का एक नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो हॉस्पिटल स्पेस पर नज़र ज़रूर रहेगी, पर शिवांगी ने अपनी कॉल भी दे दी है इसी के साथ कि अगर फार्मा स्पेस में उनको कोई स्टॉक फिलहाल पसंद आ रहा है तो वो है इप्का लैब्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि। बात करते हैं तो कुछ अर्निंग्स के भी फोकस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं निफ्टी कंपनियों के नतीजे कैसे आए। लगभग 80% निफ्टी कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो अनुमान से कमज़ोर ज़्यादा है। 11 कंपनीज हैं यहाँ पे, मिले जुले देखें तो सिर्फ 5 है और अनुमान के मुताबिक 10 है। सिर्फ जो आप कह सकते हैं 13 कंपनी है जहाँ पे अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले। तो ओवरऑल जो वीक सेट ऑफ अर्निंग्स जो अभी तक निफ्टी कंपनीज लाई हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स के बारे में बता देता हूँ। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। मार्जिन्स में लगभग 190 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। वही JSPL की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, स्पेशली लोअर कॉस्ट और हायर रियलाइजेशन के कारण। और जब मैं लोअर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हिंडाल्को की बात करें, जो नोवेलिस उनकी जो US आर्म है, उनके आंकड़े आए हैं लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पे देखने मिला है। यहाँ पे एडजस्टेड EBITDA 5% गिरावट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट जो आउटलुक है वो वीक देखने मिला है। मैक्रो इन्वायरमेंट स्पेशली यूरोप सेगमेंट में और ऑटोमोटिव सेगमेंट में यहाँ पे जो है कमेंट्री वीक आई है। ब्लू स्टार की बात करें तो इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है ब्लू स्टार में देखने मिली, जहाँ पे नेट प्रॉफिट लगभग 36% बढ़ गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। गुजरात गैस के बारे में बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है, हालांकि मार्जिन्स में एक अच्छा बीट आया है। लगभग 157 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल जंप आया है। हालांकि जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे एनालिस्ट एस्टिमेट्स को जो है मिस किया गया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस हाल ही में कंपनी जो लिस्ट हुई थी, हर क्वार्टर में एक अच्छी ग्रोथ दे रही है और यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ओवरऑल एसेट क्वालिटी में भी स्टेबिलिटी देखने मिली है। कांसाई नेरोलैक हमारा अगला स्टॉक, कमज़ोर नतीजे देखने मिले और हमने देखे बहुत सारे पेंट कंपनीज़ के भी कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं जो लेट रेन का इम्पैक्ट आया है और वीक कंजम्पशन का इम्पैक्ट आया है वो हमें इनके कंपनी के नंबर्स में देखने मिल रहा है। और कंजम्पशन की बात करें तो डेल्टा कॉप के भी नतीजे जो हैं कमज़ोर देखने मिले हैं। जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी फोकस करते हैं। ठीक है, नतीजों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन खबरों के दम पर शरद कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले RVNL पे फोकस कर लेते हैं। कल उनकी कंसोर्टियम को 5000 करोड़ का ऑर्डर आया और आज फिर से अनाउंसमेंट आया भारत नेट प्रोजेक्ट का लगभग 1900 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला है। यही सेम भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो पॉलीकैब को भी जो L1 बिडर आया है लगभग 1550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को लेके। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो उनका OFS लगभग 1.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ओवरऑल जो है आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS खुलने वाला है। लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे और जो फ्लोर प्राइस है वो 505 रुपये प्रति शेयर का है। वारी एनर्जीज़ ने को भी जो है 180 मेगावाट का जो है सप्लाई ऑर्डर मिला है। और MSCI चेंजेस की भी मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पे स्टैंडर्ड इंडेक्स में अल्केम लैब्स, BSC, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरा रियल्टी, वोल्टस जैसे स्टॉक्स जो हैं शामिल होने वाले हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस, गणेशा इकोस्फीयर, DCM श्रीराम जैसे कंपनीज भी शामिल होंगे। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पे आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे वरुण, जो हमें बताएंगे कि आज ब्रोकरेजेस के क्या इंपॉर्टेंट पिक्स है। वरुण। डेफिनेटली शरद, तो आज देखिए ब्रोकरेजेस की पूरी नज़र जो है वो ट्रंप की विक्ट्री और इसका इम्पैक्ट दरअसल इंडिया और बाकी एशियन मार्केट्स पे कैसा होगा उसके ऊपर है। उस पर सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जो कि US इलेक्शन का इम्पैक्ट बता रहा है। कह रहे हैं कि एशिया में अगर आप देखेंगे तो इसके चलते टैरिफ पे फोकस होगा पूरी तरह से और हो सकता है कि पूरे एशिया में आपको ओवरऑल टैरिफ बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो चाइना पे होगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप कहीं देख रहे हैं ये तो इकोनॉमीज़ लाइक
कोरिया, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, ये कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है इस पूरे टैरिफ के लिए। इंडिया, जापान और फिलीपींस जो है सबसे कम एक्सपोज है, और इनका कहना है कि जो टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, हो सकता है वो 2025 के कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ में होते हुए आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। और इसके अलावा सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है इंडिया स्ट्रैटेजी पे। इनका कहना है कि ट्रम्प का जीतना यानी कि डॉलर का स्ट्रांग होना, साथ ही साथ यूएस में रेट्स का बढ़ना और ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी। हालांकि ट्रेड पॉलिसी की जो अनसर्टेनिटी है वो रिलेटिवली लोअर है इंडिया के लिए अगर आप वैसे देखेंगे तो। हालांकि स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। हालांकि इंडिया के मार्केट जो है वो अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है उसके ऊपर यहाँ से ज़्यादा फोकस जो है वो इंडिया मार्केट पे रहने वाला है। और ये कह रहे हैं कि अभी भी ये डिप्स पे खरीदारी करेंगे इंडियन मार्केट में, और खासकर निफ्टी में, और करीब 4% के आसपास का अपसाइड जो है निफ्टी में ये अभी भी देख रहे हैं। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल अच्छे नतीजों के बाद जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट का कॉल दिया है और 7,200 का प्राइस टारगेट जो है अपोलो हॉस्पिटल पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि ऑक्यूपेंसी अच्छी रही है, हेल्दी ग्रोथ देखने मिली है इस कंपनी के कारोबार में। इसके अलावा टाटा स्टील, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है 175 के टारगेट, जेपी मॉर्गन भी 180 का कॉल दे रहा है, टारगेट दे रहा है। इनका कहना है खासकर आज आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। जेएसपीएल मॉर्गन स्टैनली 1200 का प्राइस टारगेट दे रहा है। गुजरात गैस पे सिटी का सेल का कॉल है, 530 का टारगेट है। इनका कहना है कि इस कंपनी ने मार्जिन्स के लिए वॉल्यूम को सैक्रिफाइस किया है, दिक्कत की बात है। कांसा इनरलैक मैक्वेरी न्यूट्रल का कॉल 330 का प्राइस टारगेट, और पॉलीकैप पे जेफरीज का बाय का कॉल है 8,315 का प्राइस टारगेट है। बीएसएनएल से इनको जो ऑर्डर मिला, आगे चल के इनके केबल्स और वायर सेल्स में काफ़ी इम्पैक्ट इसका देखने मिल सकता है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके हमारे सामने बात रखने के लिए, और इस समय क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं ब्रोकरेज के, सब कुछ बताने के लिए। शिवांगी शारदा हमारे साथ बनी हुए हैं। शिवांगी, थोड़ी आपके इंटेलिजेंस हमको और चाहिए, जरा 2-4 शेयर जरा आप चेक कर जाएंगे कि क्या करना चाहिए कल के। पहले मैं जरा टॉप गेनर्स पे ही आ जाता हूँ, उसमें से कुछ चार्ट के आपके सामने रखता हूँ। आज भी चलेंगे क्या? कल परसिस्टेंट की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी आईटी में। आज आईटी में आपका कोई पसंदीदा शेयर या आपको परसिस्टेंट ठीक लग रहा है? परसिस्टेंट एक अच्छा मूव इसमें हमने देखा है कल के सेशन में, बट यहाँ पे मेरी पसंदीदा पिक आईटी स्पेस में से रहेगी कोफोर्ज, जो कि ज्यादा एक स्टेबल काउंटर है कंपैरेटिवली। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग है। लगभग पिछले 5 महीनों से कंसिस्टेंटली हमने इसमें हायर टॉप्स हायर बॉटम्स नजर आए हैं, और ये एक ऐसा काउंटर रहा है जो मार्केट वॉलेटिलिटी में नहीं इफेक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं एक जो हम देख रहे हैं कि रीसेंट यूएसडी आईएनआर में जो मूवमेंट्स आए हैं वो भी एक काफी इफेक्ट किए हैं पूरे आईटी स्टॉक्स को और ये अफेक्ट करना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम नजर रख सकते हैं फॉर अ गुड अपसाइड। जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 8,150 तक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। 7650 के स्टॉप को ध्यान रखें। ठीक है शिवांगी, आप कोलकाता में हैं या फिर आप मुंबई में अभी इस समय? जी बिल्कुल डिम्बी, मैं कोलकाता में हूँ। थोड़े पर्सनल कमिटमेंट्स थे, दिवाली के बाद एक्सटेंडेड मेरा स्टे रहा है यहाँ पे, बट आई विल बी बैक इन मुंबई सून। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो मेरे को आपका बैकग्राउंड देख के ऐसा लगा कि मेरे को लगा आप अपने होम टाउन में ही हैं। आप अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। मेरे को लास्ट ईयर भी याद है, आप लास्ट ईयर भी शायद दिवाली पे गए थे कोलकाता, तब भी हमारी यही बात हुई थी आपका बैकग्राउंड देखने के बाद। बाय द वे अच्छे से एंजॉय कीजिएगा मैम। आप चलते चलते 2 शेयर अगर आप कहें तो मैं आपसे और पूछ लूँ, आपके पास है टाइम? आप बिजी तो नहीं है अपनी फैमिली में? अगर हैं तो फिर मैं नहीं पूछता। नहीं जी बिल्कुल, ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो फिर एक ग्रैनुलस इंडिया जरा आप चेक कीजिए, वो कल शेयर काफ़ी अच्छा बंद हुआ है, उसका बिल्डअप वगैरह भी ठीक है, आज और चल सकता है ग्रैनुलस? जी इस पूरे स्पेस में हमने कल एक एक्शन जरूर बनते हुए दिखा, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फॉलो अप मिसिंग है थोड़ा, और यहाँ पे कन्विक्शन जो है या फॉलो अप बाइंग मिसिंग है, तो कन्विक्शन कम आ रही है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्पेस को। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड होना इम्पोर्टेंट है। ये मूव को
ड्राइव करने के लिए 600 के ऊपर। 600 पे एक काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग ज़ोन है यहाँ पे, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। कल हालांकि मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक शेयर्स ऐसे निकले जिन्होंने वीकनेस दिखाई। उसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक था, एसबीआई लाइफ एक था, तो दोनों इंश्योरेंस की कंपनीज कमज़ोर थी। शिवांगी, जरा एसबीआई लाइफ चेक करोगे आप, ये और वीक हो सकता है? जी, इंश्योरेंस स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि ये पूरा स्पेस कहीं न कहीं मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वीक भी हमने देखा थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया। इवन आप अगर एसबीआई लाइफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो 29 अक्टूबर के बाद फ़ॉलो अप नहीं दिखा है, उसी दायरे में कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट उसी कैंडल के दायरे में। सो फ़ॉलो अप काफ़ी मिसिंग है, बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हालाँकि बैंकिंग स्पेस में एक अच्छी एक्शन है, बट एनबीएफसीज़ में वो रब ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। तो मेरी फ़ोकस यहाँ कहीं न कहीं पीएसयू बैंकिंग स्पेस या हेवीवेट बैंकिंग स्पेस में रहेगी। तो बड़ी थी या फिर एक जो बड़ा डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अब कमान संभाली, अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं वहाँ पे, पर ऐसे में भारतीय बाज़ारों के लिए क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे इलेक्शंस को लेकर। साथ ही ये समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि फोकस में रहेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपको नज़र में रखनी है। ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं क्या कुछ है उनके पास पूरी जानकारी। शरद। जी बिल्कुल, कल एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट हुआ था जहां पे ट्रम्प को जो है दूसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। और याद रखिए, भारत और यूएस का बहुत बड़ा ट्रेड का जो है रिलेशन है, बहुत सेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी का। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलेशंस है, आपको आईटी का देखने मिलता है। और ट्रम्प के आने के बाद आईटी सेगमेंट में क्या रहेगा, अब याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत से आईटी सेक्टर पर जो एक न्यूट्रल असर का उम्मीद हो सकता है। अब ये इसलिए है क्योंकि अगर कॉर्पोरेट टैक्स घटते हैं यूएस के मार्केट्स में और यूएस की इकोनॉमी में जो है लूजनिंग होती है, बढ़ोतरी देखने का एक्सपेक्टेशंस होता है, तो आईटी बजट और आउटसोर्सिंग बढ़ सकता है, तो उसके कारण पॉजिटिव रहेगा भारतीय कंपनी के लिए। हालांकि जो H1B वीज़ा होता है या इमिग्रेशन कंट्रोल होता है, उसके कारण बहुत सारे ऑफसाइट लोग जो है भारत से जो जाते हैं वहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ सकती है, तो अभी न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो टैरिफ हाइक है वो और ज़्यादा आ सकती है। और ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि यूएस का जो स्टांस है चाइना के लेके भी जो है टैरिफ्स को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि चाइना पे टैरिफ लग सकता है और भारत का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। मेटल्स की बात करते हैं तो एक न्यूट्रल जो है एक्सपेक्टेशंस रहने वाला है क्योंकि यूएस टैरिफ्स ऑलरेडी चाइना के मेटल्स में लगे हुए हैं और इसके अलावा जो मार्जिनल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं यूएस के तरफ, वहाँ पे जो है एडिशनल डंपिंग देखने मिल सकता है। तो भारत के लिए मेटल्स के लिए न्यूट्रल रहेगा। फार्मा केमिकल यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो चाइना की प्रोडक्ट्स में हायर टैरिफ्स लगेंगे तो उसमें जो है यूएस को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर भारत के प्रोडक्ट्स में लग गए तब यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है भारत को। ऑयल एंड गैस की बात करें तो पॉजिटिव रहेगा ओएमसीज के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और नेगेटिव रह सकता है ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए। और अगर पॉलिसी फोकस करेगा तो ऑयल पे भी फोकस रहेगा और उन्होंने कैंपेन में भी बहुत बात की थी कि ऑयल पे जो है उनको बढ़ावा जो है वो देने वाले हैं और जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है जिसको कहते हैं उस पर फोकस रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रीन बेनिफिट्स है वो रोल बैक हो सकते हैं। ये सब जो है पूरे कैंपेन के समय डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी। टेक्सटाइल की बात करें तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि और ज़्यादा ट्रेड बैरियर आ सकता है चाइना के लिए, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट पड़ सकता है। स्पेशली अभी हॉलीडे सीजन भी आ रहा है तो बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है टेक्सटाइल कंपनीज़ को जो है भारत के टेक्सटाइल प्लेयर्स सप्लाई कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। आखिर में मैं बात करूँगा कैपिटल गुड्स के बारे में। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सबसे पहला बात, पिकअप हो रही है कैपेक्स एक्टिविटी में, जिसके कारण एमएनसी कंपनीज़ को बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि एबीबी, सीमेंस, कमिंस। अब ये क्यों बेनिफिशियल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो प्रोसेस होती है जो इंटरनेशनल पार्टनर बनने की, क्योंकि उनके ऑलरेडी डोमेस्टिक आर्म्स भारत में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके कारण और ज़्यादा ऑर्डर फ्लोज कैपिटल गुड्स और मशीनरी में आ सकता है।
और आपके जो टॉप 3 आइटम्स है एक्सपोर्ट्स के, वहाँ पे भारत में जो है नंबर 2 पे आपका आता है कैपिटल गुड्स और मशीनरी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए कि तमाम वो सेक्टर्स कौन से फोकस में रहेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट की अब कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पॉलिसी फ्रंट पे क्या एक्शंस लेगी ये नई सरकार, और साथ ही भारतीय बाजारों के लिए कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी थीम को लेते हुए। पर विवेक, अब आपका भी स्वागत करेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के मामले को? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें तो साफ है कि चाइना पर जो नए टैरिफ्स हैं उसकी बात उन्होंने पहले ही की थी, शायद वो अब अगले साल से लगते हुए नजर आए। साथ ही साथ और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पे एक असर आने की उम्मीद है, जिसमें कि आईटी, साथ ही साथ फार्मा स्पेस, मेटल काउंटर्स, ये सभी फोकस में रहेंगे। विवेक, कोई थीम जो कि आपने इस पूरे मामले से कैच की हो जहां पर एज एन इन्वेस्टर नजर रखनी चाहिए? सुप्रभात सृष्टि और डिम्पी जी को। देखिए, अब क्या होगा कि जो ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, ये सबसे पहले इस पे एक विराम लगेगा। और अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकता है तो समझ लीजिए कि बिजनेस करना उधर बहुत इजी हो जाएगा। इजी इन द सेंस, अभी जो डिफिकल्टीज है वो नहीं रहेगी। और जो इंडियन कंपनीज है एक्सपोर्ट करती है यूरोप रीजन में, तो उनको ये फायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं तो कल भी यही बोल रहा था जब आपके साथ जुड़ा था कि ट्रम्प आना दुनिया के लिए एक पीसफुल संदेश है। क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकली आज इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आप अगर देख लीजिए, तो हर यूएस प्रेसिडेंट के आने के बाद कौन से युद्ध हुए हैं ये पूरा लिस्ट आउट किया गया है। और वहां पे ट्रम्प के नीचे कुछ भी नहीं है। मतलब जब ट्रम्प थे तो दुनिया एकदम पीसफुल थी। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा पीस ज्यादा बढ़ेगा, या यूक्रेन और इसका युद्ध रुकेगा रशिया का, और इसराइल को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके कारण अब ईरान भी थोड़ा थोड़ा मतलब डर के चलेगा। अब वो इतना कोई अग्रेसिव नहीं होने वाला है। तो इसके कारण इंडियन कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा यहाँ से। शरद ने तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स बोल दिए, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मा बहुत पॉजिटिव हो सकता है यहाँ से जाके। क्योंकि ज्यादातर ऑलमोस्ट 60% इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट फार्मा का यूएस में ही जाता है। तो वहां पे अगर फ्रेंडली सरकार रहती है तो वो और बढ़ेगा। और दूसरा, आईटी न्यूट्रल है, लेकिन ओवरऑल डाउनसाइड नहीं है, इसके लिए पॉजिटिव लगता है मुझे। तो ये दोनों सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए। और जो भी कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स है सृष्टि जी, क्योंकि कमोडिटीज अगर स्टेबल रहते हैं, युद्ध नहीं होता है, और क्रूड ऑयल अगर स्टेबल रहता है, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि काफी सेक्टर्स उससे बेनिफिट होने वाले हैं। तो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, लेकिन जो टॉप ऑफ द माइंड है, मुझे लगता है कि फार्मा सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा और आईटी बेनिफिट करने वाला है। फार्मा, आईटी सेक्टर और कमोडिटी मार्केट पर भी नज़र होगी। लेकिन विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेटल सेक्टर में इसके चलते तो फोकस रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा कई सारी स्टील कंपनियों के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। टाटा स्टील सीक्वेंशियल बेसिस पर कमज़ोर थे, लेकिन अनुमान से बेहतर, और जेएसपीएल के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। क्या राय होगी आपकी इन स्टील स्टॉक्स पर? देखिए, स्टील ओवरऑल जो सेक्टर है, जैसे मैंने कहा, कमोडिटीज हो सकता है कि यहाँ से बहुत अग्रेसिवली बढ़े नहीं, ये एक पॉजिटिव संकेत होगा। एक और इसका देखिए, हमको वेट करके देखना पड़ेगा। अगर यूएस टैरिफ्स बढ़ाता है चाइनीज प्रोडक्शन और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पे, तो क्या चाइनीज यहाँ पे डंप करेंगे इंडिया में, और इंडियन गवर्नमेंट कितना फास्ट उस पर एक्शन लेगी, ये भी हमको देख के मतलब वेट करके देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टील ओवरऑल रिजल्ट्स है, एक आध कंपनी के सिवा एवरेज या बिलो एवरेज ही रिजल्ट्स आए हैं। और ये स्टॉक्स यहाँ से फिर भी बढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। तो इनफैक्ट आप अगर टाटा स्टील का भी वैल्यूएशन देख लो, या फिर जेएसपीएल, इन सबका अगर वैल्यूएशन देखो, तो बहुत ही ऑन द कॉस्टली साइड दिख रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर स्टेबिलिटी रहती है स्टील सेक्टर में, या स्टील बढ़ता भी है, तो कोई जरूरी नहीं ये स्टॉक्स बढ़े। हाँ, एक ही स्टॉक यहाँ पे सस्ता लग रहा है, वो है खाली एक सरकारी कंपनी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। लेकिन हाँ, उसकी खुद की दिक्कतें हैं। लेकिन ओवरऑल मैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। अगर डिप्स मिलता है तो पक्का आप देख सकते हो, लेकिन आज भी टाटा स्टील अगर 65 की पी पे या 62 की पी पे मिलता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ।
ठीक है, मार्केट्स पे थोड़ा कैलकुलेट होकर आज काम करना चाहिए फिर से। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए गिफ्ट निफ्टी के अंदर अभी आपको वापस मैं दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी पर, जरा टिकर टीम वापस दिखा पाए तो गिफ्ट निफ्टी उसके अंदर अभी भी आपको प्रेशर दिख रहा है। तो एक बार वो प्रेशर को एब्जॉर्ब हो जाने देते हैं आज मार्केट्स के अंदर, फिर ट्रेड करना। आज खुलते ही कोई सौदा प्लस मत करना, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाने दो। दूसरा चीज़ चेक करना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, क्या वो भी चलेगा। मार्केट में खबर यह है कि शेल गैसेस का अप्लाइज बहुत अच्छे से होगा और उसमें इनका स्टेक भी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल तो चला है, क्या आज भी चलेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा गैस वाली कंपनीज पे भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पेट्रोनेट, एलएनजी और गेल पे। मार्केट में खबर ये है कि यहाँ पर आके ना केवल कुछ पेट्रोलियम के प्राइसेस, आईजीएल नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पेट्रोनेट, एलएनजी कल अच्छा बंद हुआ है। और एक बार ज़रा गेल भी दिखाना, हालांकि इसमें कल नंबर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा था। अगर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की बात बोलूँ तो गैस की 2 कंपनीज इंडियन मार्केट के हिसाब से, थर्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए एनर्जी के ऊपर ही फाइट है और उसी को ही सेटल डाउन किया जाएगा। मेरे को लग रहा है कि टैरिफ के साथ भी छेड़छाड़ होंगी बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होंगी। विवेक सर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पेट्रोनेट, एलएनजी जिससे हमारी गैस आती है इंडिया में, तीसरा गेल जो कि एक ट्रेडिंग पार्टनर है गैस का, है ना, इन तीनों पर आपका टेक क्या है विद द विन ऑफ ट्रम्प? मेरा ओवरऑल टेक जो ऑयल एंड गैस पे है वो पॉजिटिव रहेगा। और इसका कारण यही है कि क्रूड ऑयल अब आपको स्पाइक दिखाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड कम्स बैक इन ऑर्डर, ये मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है ट्रम्प से कि जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वहां पे भी एक सोल्यूशन निकलेगा और ईरान थोड़ा सा धीमे चलेगा और इसराइल और अग्रेसिव होगा। क्योंकि जो बाइडेन था बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए थे, लेकिन ट्रम्प विल बी बिट फ्री मैन। तो इसके कारण अगर क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस स्टेबल रहती है या फिर थोड़े दबाव में रहती है, तो देख लीजिए आप जो भी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज है, पेट्रोनेट, एलएनजी टाइप्स जो गैस, एलपीजी और एलएनजी गैसेस बनाती है, ये सारी की सारी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने वाली है। और रिलायंस देखिए ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि अब इसका जो जियो का आईपीओ इन द सेंस एफपीओ आएगा, उसको लेके एक बहुत उम्मीद बनी हुई है बाजार में। तो मुझे लगता है कि ऑन एवरी डिप आपको रिलायंस भी देखना चाहिए। कुछ एक दिनों से निचले स्तरों से ऊपर आने की कोशिश भी कर रहा है और निफ्टी के कल के मूव में एटलीस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ भी था। आज देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ कुणाल भी जुड़ चुके हैं शेर खान के, उनका भी स्वागत करते हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पे। सबसे पहले तो कुणाल आपसे ही समझना चाहेंगे कि आज देखिए गिफ्ट निफ्टी तो नेगेटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है और प्री ओपन में भी शायद हम एक कमज़ोर शुरुआत दिखाएं, बट ऐसे में क्या व्यू है बाजारों पर, एक बार क्विकली अगर आप वो शेयर करें तो। आई थिंक गुड मॉर्निंग। फर्स्टली तो हमने लास्ट 2 सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखी है लोअर लेवल से। 24,000 अभी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया मार्केट्स के लिए। अगर आप हायर एंड पे देखोगे, निफ्टी ने कल जो हाई मारा था 24,537 और जो निफ्टी का जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है 24,567। तो कहीं ना कहीं हम वो मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे थे हायर एंड पर, उसको सरपास नहीं कर पाए। तो उसको सरपास करना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, उसके बाद फर्दर मोमेंटम स्टार्ट होगा। सिंस आज मार्केट नेगेटिव ओपन होने वाला है, गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट्स के लिए, कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद एक व्यू फॉर्म होगा। सो करंटली डाउन साइड पर अगर मैं देखूं तो 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे हमने अच्छी पुट राइटिंग भी देखी है। सो ऑप्शंस का डेटा भी ये बता रहा है कि 24,300 सपोर्ट जोन बन चुका है मार्केट के लिए। तो अगर आपको 350 के आसपास अगर इंडेक्स मिलता है तो आई थिंक एक बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 300 का स्टॉप लॉस लेके आप 24,500 600 के लेवल्स अपसाइड में रख सकते हो। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक पर कुणाल, इसी के साथ ये भी बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पर देख रहे हैं आज की कॉल्स। आई थिंक अगर बात करेंगे तो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था।
और फार्मा एज अ स्पेस में भी हमने एक अच्छा पार्टिसिपेशन देखा था। तो यहाँ से मेरा एक बुलिश व्यू रहेगा स्टॉक सिंजिन। सिंजिन आप देखोगे कल के टेक्निकल की अगर बात करूँ तो एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया था। ये वॉल्यूम्स पिछले 15 दिन के एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा थे। सो क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन गया है स्टॉक में। ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं इसमें ऐड कर दूँ तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई है। सो सिंजिन कहीं न कहीं एक बाय साइड पे रहेगा। जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक के लिए वो है 870 का। तो 870 का स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे। अप साइड पे मुझे लग रहा है 940 से लेके 960 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं सिंजिन इंटरनेशनल पे। तो चलिए कुणाल की तरफ से सिंजीन इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय। गुड मॉर्निंग। कल की तूफानी तेजी के बाद आज सुबह हमने देखा गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी के संकेत। एशियाई बाजार भी मिले जुले ट्रेंड ही दिखा रहे थे। हालांकि ट्रंप सरकार की वापसी से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के लिए देखिए प्री ओपन में अगेन कल हमने आपको एक सुर में बताया था कि कॉन्फिडेंस हाई है बुल्स का, लेकिन इस कॉन्फिडेंस पर भरोसा कितना करना है, क्योंकि भारतीय बाजार का अंडरटोन पिछले 4 हफ्तों से बिकवाली का दबाव दिखा रहा था। तो इस कॉन्फिडेंस पे भरोसा कितना करना है एक बड़ा सवाल है। कल भी आपको बताया तो इस वक्त प्री ओपन में देखिए बाजार जो है संभलने की कोशिश करते हुए ड्यूरिंग द सेशन अगर कल का हाई पार होता है, जो कि इस वक्त इतना एडजस्टिंग या इतना इजी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कल का हाई पार होता है तो फिर एक नई रैली शुरू हो सकती है। हमारे अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे पूछते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स किस तरह के नजर आ रहे हैं और बाजार की चाल कैसी देख रहे हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव और टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीरव छेड़ा एवीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इसके अलावा आदित्य अग्रवाल भी जुड़े हैं, हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट फॉर एड्यू से। आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। नीरव, सेंटिमेंट्स इस वक्त बाजार के, एशियाई बाजार ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी से हल्की फुल्की शुरुआत और 24,486 प्री ओपन में निफ्टी इस वक्त नजर आ रहा है। आपकी राय क्या होगी आज का ट्रेंड और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? यस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की पहले बात करें तो एक अच्छी खासी फॉल फ्रॉम सब 26,400 लेवल आ चुकी है। उसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 35 वीकली सपोर्ट है 24,000 पे, जहां से एकदम सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल सिग्नल दिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए इंडिकेटर्स, जो डेरिवेटिव इंडिकेटर्स हैं लाइक द विक्स, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरी, सारे ही अभी पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लाइट है, विक्स वापस 15 के नीचे आ गया है, पीसीआर अराउंड दैट 1 लेवल, इनफैक्ट बिलो द 1 लेवल, तो वो नीचे से अभी ऊपर आ रहा है। सो ऑल इन ऑल अच्छे संकेत हैं। फ्यूचर में 24,500 ब्रीच हो चुका है एंड स्पॉट में मोस्ट प्रोबेबली आज होगा। छोटा सा एक रेजिस्टेंस है ये, पर आई बिलीव ये जल्दी ब्रीच होना चाहिए और निफ्टी 25,000 की ओर जा रहा है। तो 25,000 25,100 और उसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो रिवर्स टू द मीन आना चाहिए अप टू दैट 25,100 और लेवल्स मेरे हिसाब से। तो यहाँ से बाइंग बना के चल सकते हैं, डिप्स मिले डिप्स में भी बाय करें। 24,400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्लाइटली लॉन्गर कॉल 2-4 दिन के लिए आप 25,000 के टारगेट के साथ में बाइंग कर सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से आता हुआ 25,000 के लेवल्स का इंतजार सभी को है और इन स्तरों पर आज बिल्कुल नजर रहेगी। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, बताइए आपकी नजर कहां पर है? गुड मॉर्निंग मानसी, शुभ बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल 2 बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा और इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर हमें बैंक निफ्टी थोड़ा अगर वीक आज ओपनिंग होता है और वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है 52,200 के आसपास, तो एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि कल थोड़ा सॉफ्ट था बैंक निफ्टी। तो मुझे लग रहा है आज के इस ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी की तरफ से देखने मिल सकता है। एंड कल एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है बैंक निफ्टी की, तो 52,200 मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा, बिटवीन 52,200 52,100 बैंक निफ्टी पे। अगर वो लेवल्स होल्ड करते तो फ्रेश एडिशन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में 52,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 52,000 माफ करिएगा 52,000 स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में टारगेट्स हमें लगा रहा है 52,600 से 52,800। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो 2 स्टॉक्स मेरे रडार पे है, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। पहला है एप्पल। स्टॉक ने एक बहुत बेहतरीन बेस बनाया, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया कल के ट्रेडिंग सेशन पे वॉल्यूम्स के साथ मानसी।
तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1800 का लक्ष्य लगाना है हमें यहाँ पे, 1540 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे है, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखा है कि बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एडिशन बनता है, और करंट लेवल्स पे अगर हम खरीदारी करें तो 1900 का यहाँ पे लक्ष्य आएगा, और स्टॉप लॉस हमको 1635 का लगाना है। इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, 2 कॉल्स इस वक्त, और यहाँ पर खरीदारी की राय, मार्केट में भी सेंटिमेंट बुलिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची आपको बताने का वक्त हो चला है। देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है, और 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची में रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट वाले शेयर्स भी हैं और कुछ तमाम खबरें भी हैं, लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले बात करें तो ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे ही फोकस रहेगा, जो आपने कहा। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो Q2 नंबर्स में स्ट्रेंथ आए हैं, ऑक्यूपेंसी स्ट्रेंथ के आंकड़े अच्छे आए हैं, यानी कि ऑपरेशनल नंबर्स में सुधार आया है, और रेवेन्यू ग्रोथ जो अक्रॉस सेगमेंट्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स भी आए हैं, ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी देखने मिले हैं। टाटा स्टील की बात करें तो एबिडा में भी जो बीट आया है, और लोअर दैन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस आया। ओवरऑल नतीजे जो है मजबूत हैं, और याद रखिए जो कोकिंग कोल प्राइसेस हैं वो लोअर साइड में हैं, और हायर वॉल्यूम्स देखने मिली है, उसके कारण जो है लोअर रियलाइजेशंस को भी ऑफसेट कर दिया। बट चिंता का बात, या जो है आप कहेंगे जिस पे फोकस रहेगा, वो रहेगा नेट डेट पे। वो लगभग 7.5% बढ़ गया है सिक्वेंशियली, ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का आंकड़ा आ गया है। हिंडाल्को की बात करें तो नोवेलिस, उनके यूएस आर्म के आंकड़े आए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कमज़ोर आउटलुक आए थे, नंबर्स इन लाइन थे, लेकिन आउटलुक कमज़ोर था, स्पेशली यूरोप और ऑटोमोटिव सेगमेंट की डिमांड को लेके। तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आज देखने मिल सकता है। हमारा चौथा स्टॉक आधार हाउसिंग फाइनेंस। Q2 नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग था ही, उसके अलावा MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है कंपनी शामिल होने वाली है, और ये नवंबर 26 को एडजस्टमेंट भी होगा। अब बात करते हैं RVNL के। यहाँ पे कंपनी L1 बिडर जो है अनाउंस की गई है भारत नेट प्रोजेक्ट को लेके। लगभग इनके कंसोर्टियम को 2000 करोड़ का ऑर्डर आया है, और कल 5000 करोड़ का उनको पहले भी ऑर्डर देखने मिला है। तो कंबाइंड बेसिस पे लगभग 7000 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला है। पॉलीकैब की बात करें तो L1 बिडर इसी स्कीम में उन्हें अनाउंस किया गया है, लगभग 1550 करोड़ रुपए का इनको भी ऑर्डर देखने मिला है। हिंदुस्तान जिंक, इसकी बात करें तो OFS इनका सब्सक्राइब ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स हुआ है, और आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है। जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 505 रुपये प्रति शेयर का है। वारी एनर्जीज़ हमारा आठवां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 180 मिलियन वॉट्स का। यहाँ पे वो सप्लाई करेंगे मॉड्यूल्स को। हाल ही में स्टॉक में तेज़ी भी बहुत देखने मिली थी जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है। पिछले 8 से 9 सेशन में जो है हमने देखा स्टॉक में जो है बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली, और 30% से ज़्यादा का जो है उछाल देखने मिला। 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। इस पे बात करें तो CG पावर जो है हमारी कंपनी आती है, और यहाँ पे नोमुरा की रिपोर्ट है, इनिशिएट बाय किया है। जो टारगेट प्राइस है वो 970 रुपये प्रति शेयर पे रखा है, और ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में नोमुरा का आ रहा है, और लगभग वो एक्सपेक्ट करें कि $110 बिलियन का डोमेस्टिक ग्रिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वित्त साल 2022 से वित्त साल 2032 तक देखने मिल सकता है। और भारत का जो पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में जो है बहुत ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशंस है। तो ये हमारे 9 के नवरत्न स्टॉक्स है, जहाँ पे आज एक्शंस देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक नवरत्न शेयर आपके स्क्रीन पर हमने रख दिए। अब फटाफट से ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि लेवल्स कहाँ पे फ्रीज हुए हैं। देखिए, आप मेरे को खुशी भी है और बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम उतना डैमेज आपको नहीं दिख रहा। डैमेज तो छोड़िए, निफ्टी उल्टा 6 पॉइंट ऊपर है, अभी 115 पॉइंट आपको दिख रहा था। तो हमने उस समय भी ये बात रखी थी, हमको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं नीचे, ये भी देखना पहला निशान हरा दिखाने के बाद फिर हो सकता है वापस डिप मार दे एक बार। हाँ, बट आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि आपके सपोर्ट्स काफ़ी मेहनत से पक्के किए गए हैं। उसके पीछे एक ट्रिगर भी है, वो है 24,200, और फेड की बैठक का आना है ट्रिगर, और प्रेसिडेंट का ट्रिगर हो चुका है वाला। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। फिर वीकली एक्सपायरी निफ्टी हुई है, फिर आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। सपोर्ट्स पे भी हैं,
और रेजिस्टेंस भी हैं। 24,500 का रेजिस्टेंस है, वो तो कल ही फील हो रहा था, आज तो आप और फील करेंगे जब आपको बहुत अच्छा ट्रेड ओपनिंग में नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज का ट्रेड 24,200 24,500 के बीच में बंद के रह जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि आज 24,500 को एग्रेशन से पार करना है हमको। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, फिर आप 24,800 की तैयारी कर लीजिएगा, 100% आएगा। और अगर आज 24,500 के ऊपर पार नहीं होता, जो 24,200 को बचाने की जो जद्दोजहद है मार्केट की, वो भी रंग लाएगी, आप देख लेना आज। तो मार्केट आज इस 200-250 पॉइंट के बीच में फंस के रहने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। थोड़ा इंडिया विक्स को और चेक करना होगा कि थोड़ा सा अगर और गिर जाए तो फिर ये और काम आएगा, नहीं भी गिरे यहीं पे भी टिका रहे तो कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी बैंक के अंदर 58 पॉइंट का नुकसान है, ये खुल रहा है 52,200 पे। 52,000 बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 51,800 से भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कल थोड़ा स्लगिश मार्केट था। आज भी HDFC, एक्सिस, कोटक, इंडसन और ICICI, ये सभी बैंक्स आप फिर से देखते रहना। कुल मिला के मेरे पास कुछ ज़्यादा बहुत कुछ बताने के लिए भी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग के बाद वो फ्लोस कैसे काम कर रहे हैं ये मैटर करेगा। मेरे को लगता है आज पहले 15 से 20 मिनट मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के तौर पर होगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद जो डायरेक्शंस मार्केट लेना चाहेगा उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। तो आज पहले 15-20 मिनट एक बार रोकेंगे अपने आप को और जज करने पे ज़रा मार्केट्स को खुद से फ्लोट होने देंगे कि आप उड़िए, जैसे भी आपको देखना आगे पीछे करना है, फिर हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए 1 मिनट बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। आज के टॉप गेनर्स मैं आपको बता देता हूँ। आज मार्केट के अंदर टॉप गेनर्स कौन कौन से बनने जा रहे हैं। पहले अगर मैं निफ्टी काउंटर्स की बात बोलूँ, अपोलो हॉस्पिटल जिसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, वरुण को मैं थैंक यू भी बोलूँगा, उन्होंने हमको नंबर से पहले ही गाइड करके बताया था कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, आए भी। 5% का सारा क्रेडिट मैं अपने रिसर्चर्स को देना चाहूँगा। देखिए अब आप कहाँ पढ़ेंगे नंबर्स, कहाँ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे समझेंगे। ये तो 8-8 रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हमारे रिसर्चर्स, 8 रिपोर्ट का एवरेज निकालेंगे, फिर 8 रिपोर्ट्स के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर जाके एक प्रीव्यू बनता है कि अच्छा ये नंबर्स है। तो इतनी मेहनत आप ना कीजिए, बनी बनाई मेहनत आपको मिल रही है, बस क्रेडिट दे दीजिए हमारे रिसर्चर्स को जो बड़ी मेहनत करके सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। टाटा स्टील 1.5 से पौने 2% ऊपर, M&M, सन फार्मा, ये सब के सब शेयर आधे से पौने 1% ऊपर खुलने जा रहे हैं। मार्केट की कीजिए तैयारी और पहला टिकाना शुरू हो रहा है बाजार का, और इस समय जो है 12 पॉइंट ऊपर, 13 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट नीचे निफ्टी गया, अब 52 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी गया। तो हमने कहा ना कि शुरुआती झटका एक बार लग जाने दो। हालांकि मेरे को अच्छी चीज़ ये दिखी कि कल भी एडवांस डिक्लाइन की रेशो बहुत अच्छी थी। आपको पता है कल निफ्टी फ्यूचर्स में जो करीब 200 शेयर्स बनते हैं रफ में, उसमें से करीब 150 शेयर ऐसे थे जहाँ पे कवरिंग और लॉन्ग था। तो एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है मार्केट्स का। और कल फियर इंडेक्स भी कम हुआ है, विक्स। तो विक्स का कम होना और साथ ही सारी चीज़ें ठीक होना, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब नियर टू स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुशी दोनों ही खतरनाक होती हैं। तो इसलिए डर और खुशी अब नॉर्मल कंडीशंस की तरफ बढ़ रही हैं। आज विक्स में कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट अभी तो फ्लैट ही है। मार्केट्स भी आप देखेंगे एक झटका खाने के बाद अपने आप को रोक रहा है। आई होप सो ये सामने से 24,500 को पार करेगा ना, तो मेरे को डर लगेगा। ये अगर ट्रैप करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आज ट्रैपिंग तो हुई नहीं, अगर आप सामने से कर दे तो अच्छी बात है। ऑप्शंस राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, इनका पार होने पर ही 300 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि 24,800 तक लेके जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। जो प्रॉफिट्स आपने कमाया है कवरिंग का, उसके बारे में थोड़ा सोचो कि क्या हमको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है। ठीक, अब 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक पे आ चुकी है 52,200 की कैटेगरी में, लेकिन इसका सपोर्ट 52,000 पे है। HDFC दिखाइए स्क्रीन पर, आज शुरुआती नुकसान ज़्यादा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना, शुरुआती नुकसान ज़्यादा नहीं है। तो आज जो ओपनिंग हुई है, जो 15-20 मिनट में आपसे मांगे हैं, ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के लिए मांगे हैं कि एक बार पहले हो जाए, उसके बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तीसरा L&T दिखाना, TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ, HUL भी दिखाओ। तो TCS ऊपर है करीब 0.5%, फटाफट से दिखाते जाओ। इन्फोसिस करीब 0.5% नीचे है और HUL फ्लैट है। L&T भी फायर करो, L&T भी 0.5% नीचे है। तो जो 6 शेयर्स देखे जिसके पास 50% ऑफ द मार्केट वेटेज है,
उन 6 शेयरों में से कोई इक्का दुक्का शेयर आपको आधा पौना % ऊपर दिखेगा। आईटी का थोड़ा सा दबदबा आज भी है मार्केट्स के अंदर, इसलिए निफ्टी को हेल्प करेगा ये बचाने की आज। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, खुलने के बाद कौन से शेयर्स ठीक हुए हैं या फिर चले हैं, जरा मैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स तो आपको पता ही है कि नंबर्स का रिएक्शन दिखा ही रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये कुछ एक आईटी कंपनीज़ हैं जो आज शुरुआत में ठीक हुई हैं। आज लोढ़ा के अंदर भी अच्छी बाइंग आई है, जोमेटो के अंदर भी बाइंग अच्छी है, ओपनिंग उसकी भी ठीक हुई है। ध्यान रखा जाए इसका कॉम्पिटिटर स्विगी प्राइमरी मार्केट्स के अंदर अपना आईपीओ के साथ उतरा हुआ है। आज जो शेयर कमज़ोर है उसमें हिंडाल्को पिटा, अदानी एंटरप्राइजेस गया नीचे, बीपीसीएल गया नीचे। इन सभी शेयर्स के अंदर आज शुरुआती प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया, एमआरपीएल जैसे शेयर्स भी आज करीब आधे से पौने 1% नीचे हैं। बड़े शेयरों में तो हिंडाल्को में सबसे ज़्यादा गिरावट है। आज ना केवल अपोलो हॉस्पिटल तेज है बल्कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने साल का नया हाई भी टेस्ट किया है, ये बात भी नोटिस करने वाली है। अब आ जाते हैं जरा मार्केट्स पे हीट मैप पे, जरा हीट मैप दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी भी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छी है, 1:2 की बनी हुई है। मार्केट को खुले हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे जो शुरुआती झटका लगा ना वो धीरे 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 एब्जॉर्ब हो रहा है। हालांकि 2% विक्स बढ़ा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके एब्जॉर्ब हो रहा है। HDFC बैंक बाकायदा हरे निशान में पहुंचा है, थोड़ी देर पहले तक ये लाल निशान में था। ये आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको थोड़ा मेटल्स, थोड़ा आईटी दिखेगा। ये सब ग्लोबल वाली पिक्चर है जो हमने आपको ऑलमोस्ट सुबह भी बताई थी और आज भी हम आपको बता रहे थे। अभी तो चाइना का स्टिमुलस आना बाकी है, जो वो आएगा तो मेटल्स में भी एक राउंड की तेज़ी लेके आ सकता है। शिवांगी शारदा ने आज आपको नाल को प्लस करवाया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर, बड़े शेयरों की सूची सबसे नीचे लिखी हुई है जो ऑलमोस्ट फ्लैट है। SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, इंडसल। हल्का सा HDFC कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर आने की या ट्रेड पॉजिटिव रखने की। रिलायंस पे आज ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिलहाल अभी भी मेरी वेट एंड वॉच पीरियड में है, मैं तो 9:30 से पहले आज कोई ट्रेड देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पूरे 15 मिनट देने पड़ेंगे आज इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कि ये फ्लोज किस तरफ मूव कर रहे हैं। निफ्टी आईटी का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट है, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स आपको ठीक दिख रहे हैं। बढ़त अब TCS में करीब 1.5% की आ चुकी है, वेटेज वाला शेयर है, हेल्प कर रहा है निफ्टी की। और अगर आप परसेंटेज में भी देखेंगे ना तो आपको निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा और रूम भी है इसके पास 24,500 को पार करके 24,800 का जाने के लिए। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो, सब सेक्टर्स फटाफट से फायर करते जाओ प्रोड्यूसर जी। उसके बाद फिर मेरे दोनों सहयोगी मार्केट के गेस्ट के साथ जुड़ के आपके सामने ओपनिंग का ट्रेड रखेंगे। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब भी दिखाना, मेटल्स भी दिखा दो। टाटा स्टील आज ऊपर है। अच्छा, इसमें से ना बड़े सिलेक्टिव होइएगा आज, हालांकि कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, बट फिर भी आपको सिलेक्टिव होकर ही मेटल्स का चुनाव करना है। ऑटोस के अंदर अभी कोई एग्रेशन ना दिखाएं, थोड़ा रुक जाएं। आपको सेक्टर्स मिल रहे हैं आईटी, फार्मा, मेटल्स, इन तीनों में ज़्यादा ढूंढना, ये तीनों ही ज़्यादा आपका जल्दी जल्दी पैसा बना के दे सकते हैं। एक ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर्स भी ध्यान रखना। आज देखो गुजरात गैस 2% ऊपर, GSPL ऊपर है। कल की पेट्रोनेट LNG की क्लोजिंग अच्छी है, गेल की क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है ना। इस सब गैस के स्टॉक्स भी ध्यान रखना। ट्रंप के आने पर ये जो एनर्जी वाला सेक्टर्स है ना, ये रीडिफाइन भी हो सकता है, अलग तरीके से रीडिफाइन हो सकता है। इसमें इंडिया शायद बेनिफिशियरी भी हो जाए इस चीज़ का, तो इसलिए ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट अच्छे से ध्यान रखना। पेट्रोनेट LNG आज भी ठीक है, गेल तो बाकायदा 2% ऊपर है। ये सभी शेयर्स आपके नोटिस में करवा दिए मैंने। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से जुड़ के आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रख रहे हैं। तो चलिए, मार्केट्स की ओपनिंग तो हो चुकी है, पर अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर देख रहे हैं, आइए उनसे शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। और कुणाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट्स हायर एंड पे सस्टेन कर नहीं रहे हैं, सो आज वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। 24,500 के लेवल को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। सो यहाँ पे एक जो मेरा बुलिश बायस बनता है वो है GSPL पे। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है रिसेंट टाइम्स में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, एंड आई थिंक ये जो फॉलो मूव रहेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा GSPL में। सो यहाँ से बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। 390 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 380 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे।
अपसाइड का मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 410 का, और दूसरा टारगेट है वो है 430 का। सो जीएसपीएल को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। जीएसपीएल को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात गैस के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद आप देखिए 2% की तेज़ी है इसी से जुड़ी कंपनी जीएसपीएल पर अभी व्यू बनता हुआ दिख रहा है। और कई समय से मैं देख भी रही हूँ कि 390 के स्तर के आसपास बहुत टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर आप फोकस करिए। 410 के लक्ष्य, 380 का स्टॉप लॉस लगाना है। आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र, और कोई अपडेट है आदित्य तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल। तो हमने पहले एप्पल पे हम अभी अपडेट दे देते हैं। स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव खुला है, अभी भी अगर ऐड करना हो तो दर्शक ऐड कर सकते हैं। स्टॉक मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आनी चाहिए। और उसके साथ हमने जो कॉरमंडल लिया था वो भी थोड़ा सा फ्लैट है, तो यहाँ पे भी एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है फाइन ऑर्गेनिक देखना चाहिए सृष्टि को, कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और एक ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक। 5230 का एक रेजिस्टेंस है इसमें। अगर 5230 निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो 5600 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और 5100 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 5230 का निकालने का। अगर 5230 के ऊपर निकालता है स्टॉक तो फ्रेश एडिशन करे और स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे 5100 का, और पहला टारगेट है 5600, सेकेंड टारगेट 5700। तो फाइन ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सृष्टि में। ऑलराइट, तो बड़े टारगेट्स फाइन ऑर्गेनिक पे आते हुए, और साथ ही एप्पल पर भी एक अपडेट आदित्य ने शेयर किया कि हल्की पॉजिटिव शुरुआत ज़रूर हुई है, पर अभी भी मौका है। एप्पल इंडिया पर भी आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। नीरव, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स आपके कहाँ पर है? यस सी अगर देखें तो लास्ट थोड़े दिनों में फर्टिलाइजर एज अ पैक काफ़ी बढ़िया कर रहा है, और बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा रिवर्सल है। सो मैं इसमें जो प्रोबेबल लीडर है उसके साथ जाना चाहूँगा। उसका कल रिजल्ट्स भी अबाव एक्सपेक्टेशन आए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स, आई बिलीव ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, 2 ईयरली ब्रेकआउट। उसके बाद आफ्टर ब्रेकआउट, दिस इज विथ वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। स्टॉक ने रीटेस्ट किया अपना ब्रेकआउट और उसके बाद अब रिवर्सल दिया है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो आई लाइक टू प्ले दिस। यहाँ पे बाय करना चाहिए चंबल फर्टिलाइजर्स 490 का स्टॉप लॉस के साथ में। 540 का इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर आप रखिए नज़र। ये कॉल आती हुई हमारे एक्सपर्ट्स की, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स एक एक कॉल के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने का टाइम भी देना चाहिए। पिछले 2 से 3 दिनों में एक अच्छी तेज़ी ज़रूर दिखाई थी, पर अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर हो रहा है। निफ्टी 50 डे लो पे आता हुआ, यहाँ पे 100 अंकों की कमजोरी है। हमने फिर से एक बार 24,400 के लेवल्स को तोड़ दिया है। इसके के साथ ही निफ्टी बैंक भी 200 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। हालांकि जितने आप निफ्टी में लूजर्स देख रहे हैं उसकी टॉप श्रेणी में हिंडाल्को ज़रूर है। नोवेलिस के नतीजों के बाद अदानी एंटरप्राइज में कमजोरी है। पावर ग्रिड, बीईएल जैसे स्टॉक्स थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बना रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल थोड़ा सा मूव इसमें ज़रूर आया था, पर अब फिर से 1300 के लेवल्स के करीब आता हुआ 1% की यहाँ पर कमजोरी है। एक बार आदित्य, मैं रिलायंस पे ही आपसे राय जानना चाहूँगी। थोड़ा सपोर्ट ज़रूर किया था इसने मार्केट मूवमेंट को, पर अभी इस रिट्रेसमेंट में कैसे देख रहे हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को? क्या निचले स्तरों पे फिर से बाइंग ट्रिगर हो सकती है? बिल्कुल सृष्टि, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर हमको देखना है तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया में रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से हम स्टॉक को नहीं देख सकते, क्योंकि स्टॉक के कभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। ये हमें देखना पड़ेगा, और ऊपर से हमें अच्छी खासी सेलिंग भी देखने मिली है रिलायंस में। तो एक कंसोलिडेशन और एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है रिलायंस करंट लेवल्स पे, और बिल्कुल खरीदारी बनती है इस लेवल्स पे इस रिलायंस में। और आपको बने रहना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा स्टॉक में, और आपको बेहतरीन रिटर्न्स मुझे लग रहा है यहाँ से देखने मिलेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से कि सृष्टि बहुत फेवरेबल है, तो मैं बिल्कुल शाई अवे नहीं करूंगा। फ्रेश लॉन्ग करने के लिए रिलायंस को आज की कमजोरी पे ऐड करूंगा। नीचे में 1300 से लेके 1250 का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें, और पहला लेवल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 1400 का आपको इजीली देखने मिलेगा। और 1400 अगर निकालता है स्टॉक तो आपको बने रहेंगे, तो आपको शायद 1600 जो उसका प्रीवियस पीक था आसपास कहीं, वो भी देखने मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजरिया आपको थोड़ा लंबे दौरा का रखना पड़ेगा, साल भर का, और करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, बिल्कुल पोर्टफोलियो में ऐड करें स्टॉक को और घबराए ना।
पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक रिलायंस इमीडिएटली नियर शॉर्ट टर्म में 1400 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में संभलने के बाद या यूं कह सकते हैं 24,400 के पार खुलने के बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में करीब 120 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। 24,400 के नीचे 24,350 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। 52,200 के पार खुला था बैंक निफ्टी में भी जो शुरुआती कह सकते हैं मूव था वो फ्रिजल आउट होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। 52,000 के ही आसपास करीब 250 अंकों की बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी में भी आप देख पाएंगे। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क इंडिसेस को, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मौके या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर दिखेंगी, लेकिन मिड कैप में भी शुरुआती तेजी जो है वो हल्की होती हुई देखने को मिली और स्मॉल कैप में भी गिरावट फिलहाल हावी होती हुई। ये गिरावट में सबसे ज्यादा डाउन मूव मेजर प्लेयर्स लाइक ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकवाली का दबाव यहाँ से आता हुआ और एक नजर रुपए पर भी होनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया ट्रेड करता हुआ कॉन्जिक्यूटिव फोर्थ सेशन है, जबकि रुपए में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन इस कमजोरी में भी लेबोरेटरी, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक प्लेयर्स में हम देख रहे हैं एक मूव है। IT स्पेस थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा है और रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मजबूती नजर आ रही है, लेकिन बेहद कॉशियस रहने वाला ट्रेंड इस वक्त। लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल। नीरव, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल में शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिली। DRL का स्टॉक का कमजोरी, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में पॉजिटिव नंबर्स और नंबर्स का प्ले इस वक्त करीब 6% की तेजी। ये देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है इसमें। मार्केट कहीं पे भी जाए, स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये जो उसका पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न का टारगेट इसका काफी लंबा बनता है, पर नियर टर्म के हिसाब से अराउंड 8,000 इज वन लेवल दैट आई एम लुकिंग एट। प्रॉबेबली 7950 से 8,000 के पास एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है ये स्टॉक का। तो करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। आज ही इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, काइंड ऑफ अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट, और मेरे हिसाब से इसमें आप बाइंग बना सकते हैं। 7250 ये बढ़िया सपोर्ट है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो क्लोजिंग पे 7250 टूटता है तो ही एग्जिट करिएगा, करंट लेवल्स पे बाय करिए। 7950 से 8,000 का आपका टारगेट रहेगा। चलिए, तो क्लियरली ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर पोस्ट रिजल्ट ये काउंटर है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल बरकरार रखें, नई पोजीशंस के लिए भी मौके यहाँ पर डेवलप होते हुए 7,950 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 7,250 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। नीरव, साथ ही फर्टिलाइजर पर आपने अपनी राय दी, वांट टू थैंक यू। कल से हम भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल प्लेस पे बात करें, चंबल फर्टिलाइजर ही हमारे रेडार पे था। इनफैक्ट नतीजों के ठीक बाद जितना देखना चाहिए उससे अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली चंबल फर्टिलाइजर पर अब आपकी भी मोहर लगती हुई हमें मिल रही है। लेकिन MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हैं इस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इंडिया का वेटेज 19.3% से बढ़ेगा, ये बढ़कर 19.8% होने जा रहा है। HDFC बैंक का वेट दूसरी बार बढ़ने की तैयारी। HDFC बैंक में इस वक्त बाजार में जो कमजोरी है वो कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ काउंटर्स हैं जिसे पुल अप करना चाहिए। वोल्टास, कल्याण ज्वेलर्स, BSE, ओबरॉय रियल्टी, अल्केम लैब्स। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इनकी एंट्री होने जा रही है। 26 नवंबर से बदलाव लागू होंगे, लेकिन रीजिक का एक इम्पैक्ट आप इन स्टॉक्स में जरूर देख पाएंगे। अल्केम लैबोरेटरीज, आदित्य एक बार देखिए, इसमें एक इम्पैक्ट है। ओबरॉय रियल्टी, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में BSE का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम काउंटर्स पर ये न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है। टेक्निकली कोई चार्ट आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। BSE 4% की तेजी इस वक्त दिखाते हुए, और मुझे लग रहा है कि ये मूव पे और बिल्डअप होगा स्टॉक। यहाँ से भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि 3.5-4% ऊपर है स्टॉक। वो नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है 4800 का, सिर्फ 50 रुपये डाउन साइड का एक स्टॉप लॉस लगाना। ऊपर के लेवल्स में मुझे लग रहा है ये 5,000 के लेवल्स को इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है, और अगर 5,000 के लेवल्स को निकालता है तो स्टॉक शायद 5,150 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करें, स्टॉक में बहुत शानदार तेजी लग रही है मुझे, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। अब अगर हम ओवरऑल रियल्टी की बात कर ले तो पूरे रियल एस्टेट पैक में ये एक ऐसा स्टॉक है मानसी जिसने कुछ करेक्शन ज्यादा दिखाया नहीं है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है, और वो बताता है कि स्टॉक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक एक अप मूव की तरफ वापस से मूव कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे अगेन ओवरऑल रियल्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 2200 का लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको 2000 का लगाना है यहाँ पे।
मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त अगर देखेंगे निफ्टी में तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में अपोलो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर प्लेस तो काम कर रहे हैं। आईटी पैक में टीसीएस देखिए, एचसीएल टेक देखिए, विप्रो देखिए, यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। और क्योंकि ब्रॉडर इंडिसेस इस वक्त बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ मिड कैप प्लेयर्स पर नजर होनी चाहिए। कुणाल, मिड कैप आईटी पैक को अगर आप देखें, परसिस्टेंट सिस्टम परसिस्टेंटली कल से हम देख रहे हैं एक ठीक ठाक मूव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या राय होगी? परसिस्टेंस आप देखोगे टेक्निकली चार्ट पे तो हाई टॉप हाई बॉटम्स अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक ने 5650 का रेजिस्टेंस था वो भी सरपास कर दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईटी स्ट्रॉन्ग रहे हैं पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से जहां हमने शार्प रिवर्सल स्पेसिफिकली कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। बट आई थिंक स्टॉक एक बाय ऑन डिप के अप्रोच में रहेगा। करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर स्टॉक आपको डाउन साइड में 5650 के आसपास मिलता है तो आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा बाय करने के लिए। वहां से आप 5800 5900 के लेवल्स रख सकते हो। खैर 130 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और एक बहुत ही शानदार मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल चड्ढा, और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। काफ़ी दिनों बाद राहुल भाई आपसे बातचीत हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा आपसे व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं ओवरऑल मार्केट्स के बारे में। इस समय बाज़ार को आप कैसे रीड कर रहे हैं जब एक ट्रिगर अनफोल्ड हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट है, 47th प्रेसिडेंट है यूएस के, फेड का बैठक का फैसला आना है, यूएस का स्टिमुलस है, और हम एक चीज़ से थोड़ा जूझ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, वो है एफआईज के इनफ्लोज से। वो नहीं है हमारे पास, आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट सर। तो नियर टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है क्योंकि फोकस जो है वो वापस सारी यूएस पे आ जाएगी। जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके रहते हुए आप देखेंगे यूएस में रेगुलेशंस ये लोग काफी ईज करेंगे, थोड़े टैक्स इंसेंटिव देंगे लोकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, थोड़ी टैरिफ्स भी आएंगे फॉर इंपोर्ट्स इनटू यूएस। सो व्हाट दैट मींस इज कि जो पहले था कि रेट कट्स काफी होंगे, ईएम में काफी पैसा आएगा, वो शायद इम्पैक्ट हो सकता है। बट हमारा इंडिया के बारे में ये मानना रहा है कि स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। चैलेंज जो इंडिया में आ रहा था पिछले 6-9 महीने से वैल्यूएशन का आ रहा था, वैल्यूएशन का चैलेंज था। और उसके सामने जो हो रहा था कि आरबीआई वाज वरिड अबाउट ये जो अनसिक्योर्ड बैंक लेंडिंग थी, वहां पे क्लैम्प डाउन हो रहा था। तो इट वाज इनएविटेबल कि ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होगी, और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट केपेक्स भी कम होना था, तो ग्रोथ स्लो डाउन होगी। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत कॉम्प्लेसेंट थे। तो दैट वाज द रीजन कि पिछले 6-8 महीने से हम लोग इंडिया अंडरवेट थे। बट आई थिंक ये जो अंडर परफॉर्मेंस है दैट हैज बीन गुड, वेलकमिंग, that makes के एंट्री पॉइंट्स मोर अट्रैक्टिव। और समवेयर ओवर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम लोग का मानना है कि चाइना में जो पैसा मूव हुआ था, पार्ट ऑफ दैट मनी कम्स बैक टू इंडिया। एंड ग्लोबली एज पीपल गेट दिस कॉन्फिडेंस कि थोड़ी इन्फ्लेशन रहेगी और equities are the best hedge against inflation, and again despite slower growth rates, स्ट्रक्चरली इंडिया एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, मनी वुड कम बैक। तो पहले आप शायद दिसंबर जनवरी में देखेंगे कि एफआई सेलिंग थोड़ी कम होगी, एंड माय सेंस इज समवेयर टुवर्ड्स Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर थोड़े एफआई जो सेलिंग है दैट शुड ट्रांसलेट इनटू इन्फ्लोज, यू शुड गेट मनी ओवर। राहुल जी, अब इस मैटर से निकल के ज़रा वापस इंडिया पे ही आ जाते हैं। इंडिया में भी सेक्टोरल चर्निंग हो ही रही है। आपको मालूम है कि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स को और मेटल्स को इस समय ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक पॉजिटिव नोट पे देख रहे हैं। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है सर? आप भी इन तीनों पे बुलिश हो या फिर आपका स्टांस कुछ और है? हाँ, तो इलेक्शन के बाद से आईटी और फार्मा सेक्टर्स जो रहे हैं वो थोड़े काइंड ऑफ पॉजिटिव सेक्टर्स रहे हम लोगों के लिए। एक तो रीजन ये था कि यूएस में इंक्रीजिंगली वन वाज गेटिंग कॉन्फिडेंट कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, तो इकोनॉमी जो है वो 2.5 से 3% रियल जीडीपी पे स्टेबलाइज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। फार्मा वीव सीन कि जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर होता था वो काफी कम हो गया है, एंड अगेन स्ट्रक्चरली it's a good sector basically, so that was the benefit for that. Metals में जो थोड़ी तेजी आई है ये चाइना के स्टिमुलस के ऊपर आई है। चाइना में स्टिमुलस आएगा बट आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज सिग्निफिकेंट टू improve the growth prospects for metals.
हम लोग की सेंस है कि 3 से 5% तक स्टिमुलस आएगा चाइना में। शुरू में जो स्टिमुलस आएगा वो लोकल गवर्नमेंट का डेट काइंड ऑफ एन वेव ऑफ की फॉर्म में आएगा, तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी बट इतनी मीनिंगफुल इंप्रूव नहीं। तो मेटल्स में हम इतने पॉजिटिव नहीं है, बट फार्मा और आईटी सेक्टर में पॉजिटिव है। बड़ी थीम्स जो कि हमें ध्यान में रखनी है। नमस्कार राहुल, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और साथ ही राहुल ये भी अच्छा लगा सुन के कि देखिए जैन और दिसंबर में हो सकता है एफआई सेलिंग थोड़ी सी कम हो, और फिर Q1 से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईएस फिर से भारतीय बाज़ारों पे पॉजिटिव नज़रिया बनाए। हमने कुछ थीम्स भी समझी आपसे राहुल, पर ऐसे में मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूँगी कि लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप में कहाँ पर पॉजिटिव व्यू ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जब एफआईआईज रिटर्न करेंगे तो शायद हो सकता है कि लार्ज कैप्स में उनका ज़्यादा रुझान हो। तो एज एन इन्वेस्टर पोजिशनिंग किस तरीके से बैठाएं, और साथ ही जो मिड कैप और स्मॉल कैप की में बिकवाली देखने को मिली है उसमें आपका क्या नज़रिया है? अगर आपका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है 6-9 महीने का, तो आई स्टिल से लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप्स में अगर आप देखो तो फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, समथिंग लाइक रिलायंस इज अट्रैक्टिव, टेक फार्मा सेक्टर में नेम्स आर अट्रैक्टिव। और अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है एनीवेयर अराउंड 2 years प्लस, देन मिड कैप्स। और मिड कैप्स में शायद थोड़ा करेक्शन और रहेगा क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और मिड कैप्स में ओवर ओनरशिप भी थी। एंड वी सीन कि मिड कैप्स में ज्यादा लिक्विडिटी रहती नहीं है, मोस्ट पीपल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेड। तो जब ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो तब भी ये सरप्राइज करते हैं, और जब नीचे नीचे करेक्ट होते हैं तो तभी सरप्राइज करते हैं। तो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 3-6 months जो क्वालिटी मिड कैप्स है, दे विल गिव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट। तो वी लाइक्ड हॉस्पिटल स्पेस इन द पास्ट, तो हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं। उसके बाद ऑटो एंड्स आप ले लीजिए, ईएमएस स्पेस ले लीजिए। तो लॉट ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स, आई थिंक वहां पे काफी इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टोरीज है। तो दिस इज द टाइम टू डू योर रिसर्च, एंड अगले 3 से 6 महीने में जब अच्छे एंट्री पॉइंट मिलते हैं, वन वुड लाइक टू इंक्रीज एक्सपोजर टू मिड कैप्स, बिकॉज ये लॉन्गर टर्म स्टोरी है। बट नियर टर्म जो पिछले 6-8 महीने में काफी वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गई थी, उसके बाद क्या था कि काफी आपने सुना होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स करेक्शन की बात कर रहे थे, बट जब करेक्शन नहीं हुआ तो एवरीबडी गॉट कॉम्प्लेसेंट एंड वन टुक इट एज गिवन की वैल्यूएशन रहेगी। और इनवेरेबली मार्केट्स का ये रूल होता है कि जब सब कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, जब सब एक चीज गिवन कर लेते हैं, तो वहीं पे मार्केट करेक्ट होती है। तो विच इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि व्हेन आई टॉक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया, लोग थोड़े स्केप्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसी के रहते हुए ओवर नेक्स्ट 2-3 months यू विल सी बॉटम बीइंग क्रिएटेड। राहुल, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। सितंबर में जब आपने हमारे नेटवर्क से बात की थी तब आपने एक स्लो डाउन एंटिसिपेट किया था, और इसे नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तब जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी, मानी होगी, वो आपके इस रैशनल अप्रोच की तारीफ ज़रूर करेंगे। कंजम्पशन, रियल एस्टेट, ये सारी थीम्स थी जिस पर आप कॉशियस आउटलुक बता भी रहे थे। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट के लिए आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अंडर परफॉर्मर्स की तरफ हमें मुड़ना चाहिए? रियल एस्टेट, कंजम्पशन थीम में अगर मौके मिले तो क्या एक बार एग्जिट प्लान करनी चाहिए? एंड ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर फॉर द सेकेंड हाफ कैसा देख रहे हैं आप? या तो मानसी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे जून से हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्केप्टिकल हो गए थे, बेरिश हुए थे, और शायद पिछले 10 साल में पहली बारी पिछले 6-8-9 महीने में वी वर अंडरवेट इंडिया, बिकॉज आपको था कि स्लो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स कम हो रहा है, आरबीआई वाज टाइटनिंग ऑन दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिट, तो कुछ ज्यादा ही एक्सूबरेंस थी, एंड इनवेरेबली वी हैव सीन कि ओवर कॉन्फिडेंस डजंट वर्क वेल। तो ये थोड़ी करेक्शन जरूरी भी थी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म हेल्थ। आई रिमेम्बर जब मैं सितंबर में इंडिया में था, तो एवरीबडी वाज बिजी ट्रेडिंग इन मार्केट्स, तो लोग काम छोड़ के मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो टिपिकली वो सब चीजें अच्छी नहीं एंड होती तो इट इज गुड कि जल्दी ये लेसन समझ में आ गया। आई थिंक ओवर 6 to 9 months यू विल सी, ओवर 6 months यू विल सी बॉटमिंग ऑफ कंजम्पशन एंड थिंग्स इंप्रूविंग। तो आपको पहले साइंस मार्च अप्रैल में दिखाई देने लग जाएंगे कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के। थोड़ी इकोनॉमी भी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, थोड़ा गवर्नमेंट केपेक्स भी वापस रिवाइवल हो जाएगी। तो अगेन आई डोंट थिंक सो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं इस लेवल पे, आपके आपके पास कोई अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं बेचने की जरूरत है। इनफैक्ट गुड थिंग वुड बी कि इमीडिएट अगर आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है तो लार्ज कैप्स आर अट्रैक्टिव, और बाकी जो हमने इससे पहले मिड कैप थीम्स के बारे में बात करी थी, आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6-9 months वन कैन ऐड टू दोस पोजीशंस।
सर अगर मैं आपसे खाली बैंक्स के बारे में पूछूं तो आप उसको कैसे रेट करेंगे? बैंक्स में दो हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। किस तरफ आपको ज़्यादा फेवरेबल लगता है? प्राइवेट बैंक्स क्लियरली, बिकॉज जो पीएसयू बैंक्स थे उनमें रीरेटिंग हुई थी बिकॉज पिछले साल उनके एलडीआर कम थे। तो अगर आप उनकी एनआई ग्रोथ देखो, प्री प्रोविजन ग्रोथ देखो, दैट वाज मच हायर देन प्राइवेट बैंक्स। और उसके सामने वैल्यूएशन भी कम थी, तो वैल्यूएशन जो ब्रिजिंग होनी थी, जो गैप ब्रिज होना था, वो हो गया। दीज पीएसयू बैंक्स आर समवेयर अराउंड 1.3 1.4 टाइम्स बुक। आपके प्राइवेट बैंक्स अराउंड 2 टाइम्स बुक है। एलडीआर रेशियोज इनके भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्रेडिट क्वालिटी इज मच बेटर, द टेक स्टैक इज मच बेटर। तो आई थिंक यहाँ से आपको प्राइवेट बैंक्स वुड गिव यू लॉट मोर बेटर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। समथिंग विच वन हैज टू कीप इन माइंड इज कि ये प्राइवेट बैंक्स कोई 30% नहीं ग्रो करेंगे, जो आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले ग्रो करते थे। बट आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप नेम, लेट्स से ऐसे समय 15 से 17% रिटर्न एनुअल दे रहा है विद लो ड्रॉ डाउन, I think one should be happy about it and not get too greedy about it. ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई। हमेशा की तरह आपका इंटेलिजेंस हमारे बहुत काम आएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट्स पे वापस लौटें तो इस बीच अगर आप देख रहे होंगे तो गिरावट जो है करीब 120 पॉइंट की है निफ्टी पर। मैं इसी चीज़ की वेट भी कर रहा था और आपको बता भी रहा था कि कम से कम पहले से 15 से 20 मिनट दे दो, आप एक बार चीज़ों को जो होना है सो हो जाने दो, उसके बाद अब चेक करो, अब आप डाटा को चेक करो, अब आप सारी चीज़ों को नोटिस करो। मेरे को लग रहा है ये 52,000 है और 51,800 है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक का है, यहाँ से बैंकिंग शेयर्स का चुनाव वापस से किया जा सकता है। इंडिया विक्स इस तरह के मार्केट्स के अंदर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, ऑल्दो उसने ब्रेक डाउन नहीं किया, अभी भी ध्यान रखा जाए, ये डेली चार्ट पे अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है इसका, अभी भी है ये खड़ा हुआ, ये कभी भी ऊपर आ सकता है, बट स्टिल जो आज का मोमेंटो है इस मार्केट के फॉल के साथ वो ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का फॉल काफ़ी लिमिटेड होगा, ज़्यादा एक्सटेंडेड वाला फॉल नहीं होगा। आदित्य, जरा 2-4 शेयर्स आपसे फटाफट से पूछ लूँ मैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस हैं। स्टॉक एक्सप्रेस शुरू करना, हाँ स्पीड से लेंगे क्वेश्चंस, और आप स्टॉप लॉस और टारगेट देते जाइएगा ताकि हम फिर जल्दी जल्दी ना उसको कंप्लीट करेंगे। पहले लॉन्ग शेयर्स में आता हूँ मैं। आज की पोजीशंस दीपक नाइट्रेट पे काफ़ी अच्छी है, 6% ऊपर आ चुका है शेयर्स, खरीदने का मन तो नहीं कर रहा, बट एक बार जरा आप गाइड कीजिए तो सर। खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से अभी भी निम्बी जी। ऊपर में लक्ष्य हमको लगाना है 2950 का और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 2830 का। आज गैस वाले स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे थे, हमने सुबह गुजरात गैस, गेल, जीएनएफसी इन सब के बारे में आपको बताया भी था। पेट्रोनेट एलएनजी भी दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। सर गुजरात गैस चेक करना, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, बाद में नंबर्स आए शाम को, नंबर स्लाइटली मिस थे बट डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा लग रहा है डिम्पी मुझे यहाँ पे एक करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए देख सकते हैं। अगर नीचे ये 545 तक आता है तो भी हम ऐड कर सकते हैं इसको, और ऊपर में यहाँ पे टारगेट लगाना है 570 का और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 535 का। तो डिम्पी जी मुझे लग रहा है 535 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली बनता है गुजरात गैस करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए, और एक मोमेंटम बिल्डअप इसमें और होना चाहिए। ठीक है, ये फेडरल बैंक बैंकिंग में से इकलौता मेरे को ऐसा शेयर दिख रहा है जहाँ पर आज कुछ बाइंग हो रही है। एक बार जरा आप चेक करेंगे फेडरल बैंक, मैं इस 31 दिसंबर तक रखूँगा या सोच लो पूरा एक क्वार्टर रखूँगा फेडरल बैंक से। फेडरल बैंक भी ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट डिम्पी जी मैं इसमें एक और नाम ऐड कर देता हूँ, कैनरा बैंक अगर देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार लग रहा है मुझे। पहले हम फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। करंट लेवल्स पे यस डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। स्टॉक नीचे स्टॉप लॉस हमको 200 का लगाना है, अगर ये 205 तक भी आता है तो और ऐड करेंगे हम पोजीशन इसमें। और पहला लक्ष्य मेरा इसका 215 का आता है, 215 अगर निकाल के स्टॉक सस्टेन करता है तो 225, तो 215 और 225 ये दो लक्ष्य के लिए मैं खरीदारी करूंगा, और नीचे 200 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब अगर हम कैनरा बैंक की बात कर ले तो ये भी एक बहुत अच्छा बेस बना के डिम्पी जी ऊपर आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे यस इसको भी खरीदारी करूंगा मैं। 102 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ऊपर में मुझे लग रहा है ये 112 से 115 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। गेस्ट का नाम, एक शेयर मेरे को और आपसे बस पता करना है, लास्ट शेयर होगा मेरी तरफ से। हालांकि मेरे को ओबेरॉय रियल्टी पूछना है बट मैं उसको 1 मिनट के लिए स्किप कर देता हूँ। कोई अच्छा शेयर मिल जाए, जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बस 5 सेकंड 10 सेकंड जी। यस वोल्टास दिखाना जरा, वोल्टास
आदित्य वोल्टास में प्राइस एक्शन नहीं आया बल्कि बिल्डअप बन रहा है, यानी कि धीरे धीरे प्राइस एक्शन भी आएगा। एक बार ज़रा वोल्टास चेक कर लो, लास्ट वीक का पुल बैक क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, आज का डाटा अभी तक तो ठीक बन रहा है, प्राइस एक्शन ड्यू है। ड्यूएस सही बता रहे हो आप। और इसमें अगर 1760 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो मैं फ्रेश लॉन्ग लूंगा। इसमें 1820 का टारगेट लगाऊंगा और नीचे में स्टॉप लॉस उसमें 1720 का लगाऊंगा। फिर तो थोड़ा वेट करूंगा, अगर ये 1760 के ऊपर सस्टेन करने लगे स्टॉक तो फिर डेफिनेटली इसमें फ्रेश एडिशन लेना चाहूंगा मैं। शिवांगी से हमने एक शेयर के बारे में पता किया था, रिक्वेस्ट करके, वो था ग्रेनलेस, और आज वो शेयर करीब ऊपर है 1 से 1.25%। ग्रेनलेस इंडिया का एक बार लेके आना चार्ट स्क्रीन पर। देखिए गिरते हुए मार्केट में कोई शेयर अगर चल रहा है और कल की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इंडिविजुअल ताकत काफ़ी ज़्यादा है और वो मार्केट्स के इधर उधर होने से ज़्यादा टूटे फूटेगा नहीं। और ये शेयर कुछ वैसा था। कल की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग, दोनों ही मार्केट से बिल्कुल इतर है। बाजार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसको जो करना है वो कर रहा है। लॉन्ग पोजीशंस बनी है, अच्छा डाटा बन रहा है। एक बार फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, कितना चल सकता है आदित्य? डिम्पी जी मुझे लग रहा है इसमें और कम से कम 4 से 5 रुपए का अपसाइड इमीडिएट है। वहाँ पे एक मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस आता है, अगर उसके ऊपर निकालेगा स्टॉक तो ये इमीडिएटली 610 का लेवल्स मुझे लग रहा है। तो इसमें एक रेंज पे चलता है डिम्पी जी, ये नीचे 530 ऊपर 610, तो मुझे लग रहा है ये 610 तक का तो लेवल डेफिनेटली दिखाएगा। इमीडिएट हर्डल इसमें 595 का है, तो 595 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करे और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो 610 के लेवल्स के लिए होल्ड करे फिर इसको। ठीक है कुणाल भाई, आपका भी शुक्रिया, आज आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, अच्छे से आपसे बातचीत हो पाएगी। आज मैं तो पहली बार ही आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा तो आज सौभाग्य है कि मैं पहली बार आपसे बातचीत कर रहा हूँ टीवी स्क्रीन पर। आई होप आपकी और हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी लंबी चलेगी और काफ़ी बेहतर तरीके से आप हमको गाइड भी करेंगे। कुणाल जी, ज़रा ओवरऑल मार्केट्स पे मैं एक व्यू चाहता हूँ आपका। अभी ये 200 पॉइंट का है, मेरे पास एक छोटा सा 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का एक्सपेरिमेंट है करने के लिए। आप कहोगे तो करूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। मैं 52,000 स्पॉट का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ, फ्यूचर भर लेता हूँ निफ्टी का, या 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को ले लूँ। दोनों में से जो इंडाइसिस बोलोगे, एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ छोटा सा। मेरा मन निफ्टी बैंक को ज़्यादा ट्रेड करने का है। 52,000 का स्टॉप लॉस, 52,500 का टारगेट, क्या रख के सौदा प्लस कर लूँ? आई थिंक डेफिनेटली बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी, तो जो एक 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहती है 5 डे की, वहां से सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने एंड वहां से एक रिवर्सल बता रहा है। तो क्लियर कट है, जब तक ये तोड़ता नहीं है 52,000 तब तक मेरा भी बुलिश ही रहेगा। यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हो। मुझे लग रहा है 52,400 350 400 के लेवल्स टेस्ट करने ऊपर के साइड आएगा स्पॉट लेवल्स पे। सो डेफिनेटली 52,000 के स्टॉप लॉस से आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का कि ऑप्शंस में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, और ये बताने के लिए रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन रणनीति बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है। नीलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक पर आपकी रिकमेंडेशन है आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। केमिकल बास्केट में काफी अच्छा मूव हम लगातार 2-3 सेशन से देख रहे हैं। तो यूपीएल ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। काफी ब्यूटीफुल डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है और लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे होने शुरू हो गए। तो केमिकल फर्टिलाइजर ये सेक्टर है जहाँ पर हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यूपीएल इस पर्टिकुलर ऑप्शन का 570 का कॉल ऑप्शन जो 17 से 18 की रेंज में खरीदने की सलाह होगी। 13.5 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 22 एंड सेकंड टारगेट 27 का होगा। इसका लॉट साइज 1300 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 5,200 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 11,700 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ से हमें अंडरलाइन 590 तक मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो यूपीएल यहाँ पर आप रखिए नज़र और देखिए ये काउंटर जो है जब चलने पे आता है तो एक तरफा मूव भी दिखाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस के ज़रिए अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। 570 का कॉल आप खरीदें और उससे जुड़े
टारगेट्स और स्टॉप लॉस और कितने लेवल पे ये कॉल ऑप्शन में आपको एंटर करना है वो भी स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। पर साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो इसको समझ कर ही आप ट्रेड लीजिए, साथ ही अपने स्टॉप लॉस का ख्याल ज़रूर रखें। पर चलिए एक बार मार्केट्स पे फिर से लौटेंगे। देखिए हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोरी ज़रूर दिखा रहे हैं, पर इसी के साथ कई सारे काउंटर्स हैं जो कि निचले स्तरों से अच्छी मजबूती भी होल्ड किए हुए हैं। तो कुछ एक ऐसे काउंटर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक बार टाटा पावर पे राय जानना चाहूँगी। कुणाल एक बार आप ही गाइड कीजिए, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी लग रहा था कि लगभग 450 का जो इसका लेवल है इसको कई बार ये टेस्ट करके आ चुका है। अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें तो ये ज़रूर दिखेगा कि 450 पे इसने रिजेक्शन भी लिया है और कई बार इसको टेस्ट भी किया है। आज के लगभग 1% की तेज़ी को आप कैसे देख रहे हैं कुणाल? आई थिंक डेफिनेटली पावर अगर आप देखोगे टाटा पावर स्पेसिफिकली में 450 जैसे आपने मेंशन किया, ये लेवल बहुत मेक और ब्रेक लेवल कम मानते हैं स्टॉक के लिए। सो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक के लिए। अगर हम 450 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक रेडी हो चुका है 470 के लेवल्स को भी टेस्ट करने के लिए। सो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे सिंस मार्केट में भी थोड़ी वीकनेस है, अगर क्लोजिंग 450 के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग्स कैरी कर सकते हो। फिर 470 के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिन में आराम से देखने को मिल जाएंगे। 70 के लक्ष्य जो है टाटा पावर दिखा सकता है अगले 1 से 2 दिनों में, तो यहाँ पर आप फोकस ज़रूर रखिएगा। पर इस बीच आप देखिए हालांकि इंडेक्स में कमज़ोरी ज़रूर है, पर निफ्टी 50 में मात्र 4 काउंटर्स ही रह गए हैं जहां पे हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ी सी चिंता इस बात की ज़रूर है कि निफ्टी के टॉप मूवर्स सामने नहीं आ रहे हैं। जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रिलायंस, एसबीआई और अन्य कुछ अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स, वहां पर सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हावी है। सिर्फ 4 से 5 स्टॉक्स हैं जो कि अभी निफ्टी में हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स इसको ज़रूर लीड कर रहा है, पर इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर 1 से ज़्यादा % की तेज़ी फिलहाल दिख रही हो। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स का जो मूड और माहौल है, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वो काफ़ी सराहनीय है। वहाँ पर बुल्स का जो दबदबा है वो ज़्यादा है। पर आइए कुछ एक और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर कमज़ोरी हावी होती हुई दिखी है और आज एकाएक टूटता हुआ नजर आया है ग्लेनमार्क फार्मा। एक बार कुणाल इस पे आप ही राय दीजिए कि ग्लेनमार्क फार्मा आप कैसे देख रहे हैं? 4% की कमज़ोरी। हालांकि ये जो पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें एक थीम हम क्लियरली अपने दर्शकों को बता रहे थे कि फार्मा मैन्युफैक्चरर्स जो कि जेनरिक्स पे डिपेंडेंट है, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना या फिर किसी भी सरकार का आना वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि दोनों सरकारों का यह मानना था कि ड्रग प्राइसेस को और कंट्रोल करना है। ऐसे में सभी फार्मा काउंटर्स में बिकवाली है, पर खास तौर से ग्लेनमार्क फार्मा आप कैसे देख रहे हैं कुणाल? ग्लेनमार्क फार्मा देखोगे तो कंसोलिडेशन के फेज में है। स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई थी हायर एंड पे। ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकडाउन आता है वो है 1650 के नीचे। सो अगर 1650 ब्रेक करता है तो एक फ्रेश शॉर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो स्टॉक को डाउन साइड में 1540 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए आएगा। सो स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है। 1650 के नीचे मेरा ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा सेल साइड का, वहां से आप 1550 के लेवल्स डाउन साइड पे देख सकते हैं। 1650 तक ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा लुढ़कता हुआ नज़र ज़रूर आ सकता है, तो इस काउंटर पर भी आप एक बार फोकस रखिए। पर इस बीच कुछ एक मेटल काउंटर्स में भी तेज़ी है, जिसमें टाटा स्टील तो देखिए नतीजों के बाद होल्ड कर ही रहा है। पर आदित्य, इसी पैक में से सेल पर एक बार आप राय देंगे, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा बहुत मोमेंटम में भी है, पर आज की इस तेज़ी को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार तीसरा दिन है जहाँ पर सेल में तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सृष्टि, तेजी है इसमें और पिछले 3 दिनों से हमने देखा है, जैसे आपने कहा कि तेजी आ रही है, बट स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे आ रहा है। 126 से 127 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर। 200 डीएमए पे है स्टॉक। अगर हम देखें प्रीवियस जितने भी लोस थे स्टॉक के, वो अराउंड 126 127 के ही थे। तो ऊपर की तरफ आते हुए स्टॉक वहां पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। अगर 127 के ऊपर, 127 के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक फ्रेश खरीदारी आएगी और तब स्टॉक 135 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर हमारे व्यूअर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो मैं सजेस्ट करूंगा 126 127 के आसपास एक बार वापस रिविजिट करें। अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो डेफिनेटली होल्ड करें या फ्रेश एडिशन भी कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 135 ऑन द अपसाइड विद स्टॉप लॉस एट 124 ऑन द डाउनसाइड। ठीक है,
तो सेल यहाँ पर अभी भी मौका है जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये स्टॉक 3 दिनों से एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। पर आदित्य, एक और स्टॉक जो कि 3 दिनों से अच्छे मूव दिखा रहा है वो है IGL। हालांकि पूरी ऑयल एंड गैस की थीम को हम सुबह से ही डिस्कस कर रहे हैं। आज ढेर सारे स्टॉक्स इसके पेयर कैटेगरी में जैसे गुजरात गैस, गेल, ये सभी तेज़ी दिखा रहे हैं। पर एक बार क्विकली IGL पर भी आपकी राय चाहिए आदित्य। 440 के लेवल्स एक की रेजिस्टेंस के तौर पर भी साबित हुआ है ये, पर कैसे देखा जाए इस लेवल को जब ये रीटेस्ट कर रहा है? जी, मुझे लग रहा है ये 450 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक। वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है स्टॉक का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 200 DMA इसका 460 पे आता है। तो 450 460 दो रेजिस्टेंसेस है स्टॉक के। अगर फ्रेश एडिशन करने की पूछोगे सृष्टि, मुझे तो मैं मना करूंगा अभी स्टॉक में। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा स्टॉक, इसके पहले कि स्टॉक वापस से एक रन अप दिखाए। अगर कोई एक सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा सा तेजी दिखा सकता है तो वो एक डिफेंस में देखना चाहिए हमें। थोड़ा डिफेंस पे अगर हम फोकस करेंगे तो वहां पे कल बाइंग देखने मिल रही थी हमें, और मुझे लग रहा है वहां पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो HAL एक ऐसा काउंटर है, मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं व्यूअर्स। ऊपर की तरफ एक बार 4600 से 4700 के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई गो विद दैट ऑब्जर्वेशन सृष्टि। इनफैक्ट एनर्जी कॉस्ट कल जैसे हमने देखा US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के ठीक बाद हम हमारे व्यूवर्स को बता रहे थे कि कौन से स्पेसेस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसमें दोनों ही स्पेसेस थे जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनीज और उसके साथ साथ ही डिफेंस प्लेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग बास्केट्स शामिल थे। तो क्लियरली IOC, HPCL, BPCL और साथ ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे IGL, MGL पर तो फोकस है ही, और HAL के स्टॉक प्राइस में आज भी हम लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बाजार का ट्रेंड सृष्टि, ये भी बात से इत्तेफाक में रखती हूँ आपके कि कोई ट्रेंड 45 मिनट हो चुके हैं मार्केट खुले हुए, लेकिन सीधा ट्रेंड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सो ब्रेस अप फॉर वॉलेटिलिटी, क्लियरली ये देख सकते हैं 24,300 के लेवल्स पर निफ्टी कमजोरी यहाँ पर दिखाते हुए, और इस कमजोरी में अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स को भी एक बार देख लेना चाहिए। कमजोर बाजार में डिफेंसिव बाजार को संभालते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के अच्छे नतीजे भी निफ्टी फार्मा स्पेस को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए गिरावट निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी देखने को मिलेगी, करीब 250 अंकों की बिकवाली का दबाव। ऐसे में सेकेंड हाफ तक कई सारे नंबर्स होंगे जो हमारे सामने होंगे। अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेंड, निफ्टी में ये नंबर्स आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, और साथ ही वायदा बाजार में अगर आप देखें अच्छी खासी लिस्ट है नतीजों की, जिसमें ल्यूपिन इंडियन होटल्स पर नजर रहनी चाहिए। इंडियन होटल के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करेंगे। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि इसमें हल्का फुल्का मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिल रहा है। कुणाल, आपसे राय जानना चाहेंगे। अच्छा, ये तेजी भी फ्रिजल आउट होती हुई 682 के स्तर पर नतीजों से ठीक पहले इंडियन होटल्स में भी हम देख रहे हैं कि वॉलेटाइल कामकाज, क्या राय होगी? इंडियन होटल आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी स्ट्रांगली है, और स्टॉक अगर वीकली पे आप देखोगे तो 20 डे मूविंग एवरेज का और 20 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। सो कहीं ना कहीं जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक पॉजिटिव है। ये लेवल है 654 का, तो 654 के स्टॉप लॉस से मैं कहूंगा कि होल्ड करके रखे। हायर एंड पे अगर ये स्टॉक 700 का लेवल सरपास करता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा जो स्टॉक को 720 730 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव है। 654 का स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। SPL पर एक राय आदित्य आपसे लेना चाहेंगे। गुड परफॉर्मेंस, बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे, और अभी आधे % की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं संभलने की कोशिश करता हुआ, कमजोर बाजार में भी हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। कामकाजी मुनाफा अहेड ऑफ एस्टिमेट्स देखने को मिले, और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे केपेक्स प्लान इनके ऑन ट्रैक रहे। टेक्निकली 957 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ चार्ट्स आपके हिसाब से? मोमेंटम प्ले है इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फिजल आउट हो सकता है, तो मैं लॉन्ग फ्रेश नहीं लेना चाहूंगा। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है तो एक बार आप कोशिश करें 970 975 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए, और अगर हमें करेक्शन दिखता है थोड़ा बहुत तो फिर फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए इसमें। दूर रहने की राय JSPL के स्टॉक प्राइस पर। आदित्य, कुणाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को टेक्निकल नज़रिया जो है मार्केट्स पर आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू।